चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बाज़ार में लगातार छठा दिन और छठा हफ्ता रादर गिरावट का, और मान के चलिए कि छठा हफ्ता होगा ही गिरावट का, क्योंकि अब निफ्टी में आखिरी के 1.5 घंटे में रिकवरी आ भी जाए तो भी इतनी नहीं होगी कि जो आपको पूरा हफ्ते की गिरावट से उबार सके। बाज़ार देखिए अभी तक चाल काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट आज पूरे दिन में हमने एक बार भी ग्रीन टिक नहीं देखा है। मेरे ख्याल से आज एक ऐसा दिन रहा है जिसमें थ्रू द डे हम रेड में रहे हैं, खुले रेड में, माइनर रेड में, लेकिन उसके बाद लगातार बस नीचे गए नीचे गए नीचे गए। और निफ्टी अभी तक कल के लो के, कल मिसिंग है यहाँ पर, अब तक कल के लो के ऊपर है लेकिन फिर भी कमज़ोर है। कल का लो जो था आई थिंक 24,350 के करीब था, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उससे। एक और एग्जांपल देखिए एसबीआई। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं थोड़ा सा एसेट क्वालिटी का इशू है, वहाँ पर भी गिरावट। अच्छा एसबीआई रिकवरी आ गई। देखिए जब मैंने डेटा भेजा था तब तो एसबीआई रेड में था, अभी थोड़ी सी वहाँ पे रिकवरी आ गई है। और एक चीज़, आज भी कुछ बड़े एक्सीडेंट्स हैं, कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स, कोफोज का स्टॉक देखिए, मज़गांव डॉक का स्टॉक देखिए, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज बड़ी गिरावट हो रही है। और बैंक निफ्टी भी अब हालांकि एसबीआई की वजह से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा होगा, लेकिन 55,000 तोड़ने के काफ़ी करीब है। लेट्स सी क्या होता है लास्ट के 1.5 घंटे में। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल देखेंगे कि 1.5 घंटा स्पेशली कैसा रहता है मार्केट के लिए, और कल जैसे एक बीच में रिकवरी आई थी, क्या वो आज के सत्र में भी आती है कि नहीं। हालांकि रिकवरी आ भी जाए तो काफ़ी मुश्किल है टिकना, जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल ख़राब है। कल भी जो हमने रिकवरी देखी वो फॉलो अप होती हुई नज़र नहीं आए मार्केट में। और सबसे ख़राब चीज़ जो हो रही है, लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखें आप, ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली हावी, 1% के करीब दोनों इंडाइसेस आपको गिरकर कारोबार करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही ब्रेथ काफ़ी ख़राब। लेकिन सवाल ये कि हो क्या रहा है मार्केट में, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कुछ एक्सीडेंट्स की, वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? कल का लो अगर हम तोड़ देते हैं आज के सत्र में, तो कौन से नए लेवल्स खुलेंगे? और अब क्या शॉर्टिंग के मौके बन रहे हैं मार्केट में, वही मान के चले या अभी भी वेट करना चाहिए? देखिए ये जो मार्केट है ना, ये इस समय इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। रोज़ हम ना एक होप लेकर आते हैं कि रोज़ मार्केट चलो थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ हो जाता है। एक दो लाइनें याद आती हैं इस पर कि जिसे चाहा था वो कभी मेरा ना हुआ, फिर भी उसका इंतज़ार करना दिल का शौक बना रहा। तो मार्केट में रोज़ आप तेज़ी की उम्मीद करते हैं कि रोज़ तेज़ी होगी, लेकिन मार्केट रोज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है। इस समय सेंटिमेंट ख़राब है इस समय बेसिकली मार्केट में, और कोई भी रैली जो है ना वो टिक नहीं पा रही है। अच्छा एक और चीज़ श्रेया, ऐसा भी नहीं है कि इस मार्केट में बस आपने शॉर्टिंग की और पैसा बन गया। फॉर एग्जांपल कल दोपहर को 2 बजे के बाद जिस तरीके से मार्केट में 300 पॉइंट की रैली आई होगी, शॉर्ट भी हिल गया होगा एक बार के लिए। तो उसमें ऐसे में आप करें क्या? इस मार्केट में कोई टेक्सचर तो है नहीं। बीच बीच में कल जैसे शॉर्ट कवरिंग रैलीज भी आती हैं। इस समय मैंने जैसा पहले भी कहा था, आपका फोकस होना चाहिए पैसा बचाने पर, क्योंकि इस समय मार्केट दलदल जैसा है। जितना आप इससे बाहर आने की कोशिश करेंगे आप उसमें उतना और धंसेंगे। तो इसके लिए होप यही रखिए कि बस किसी तरीके से ये फेज़ ख़त्म हो, आएगा पैसा बनाने वाला फेज़ भी वापस आएगा। ये फिलहाल पैसा बचाने वाला फेज़ है। लेवल्स की आपने बात की तो 24,350 से 24,400 पर सपोर्ट है, और 24,500 से 24,550 पर रेजिस्टेंस। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 54,800 से 55,000 पर सपोर्ट है, और 55,300 से 55,500 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज? अनुज, जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ स्ट्रेंथ है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। आप देखिए फोर्टिस हेल्थ केयर 901.90 स्टैट्स, जहाँ पे मेरे पास प्रॉमिसिंग है, सिर्फ उन्हीं का जिक्र करूँगा। आज भी अगर आप इसके आउटस्टैंडिंग वाई को देखिए, उसमें करीब 3% का इजाफा ऐसे बाजार में। हेल्थ केयर स्पेस की लीडरशिप इस स्टॉक ने अपने पास रखी हुई है। 902 ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करता है, फ्यूचर्स कमांडिंग पोजीशन में, कोई स्ट्रक्चर में अगर आप देखें कमी नहीं। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन एक ही हो गया। दूसरा मतलब हेल्थ में और इंश्योरेंस स्पेस में यही 2-3 बास्केट हैं जो स्ट्रॉन्ग है। HDFC लाइफ बहुत एक क्लीन स्विप मतलब लोअर ट्रेजेक्टरीज में, यानी कि बहुत हाई ट्रेजेक्टरीज पे आज करीब 763 पे ट्रेड करता हुआ, अभी भी 0.65% ऊपर है, लेकिन मोस्ट स्पेशली एक स्टेबल चार्ट है। और 22 जुलाई से लेकर अभी तक टिल डेट तक एक स्टेबिलिटी रही, बट फाइनली आज ये ट्रेवल कर रहा है अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर है। कमेंट्स आपने सुबह उल्लेख किया था, मैं दोबारा नहीं करूँगा, बट स्टैट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बट एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है, आज का हाई
29 जुलाई 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच में जो मल्टीपल हाईज थे उसको क्रॉस करता हुआ, यानी आज का हाई अगर क्रॉस करता है तो एक वो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट होगा। मल्टी मंथ जो हाईज है ना जिस रेंज में, उसको पार करने की शायद ये तैयारी करे। तो कमिंस के स्टैट्स बहुत स्ट्रांग हैं। और जहाँ तक अनुज कोलैप्स की बात है, मैं आज जिस प्रकार के स्टैट्स देख रहा हूँ डिफेंस स्पेस में, चाहे आप BL को देखिए, चाहे वो आप HL को देखिए, चाहे आप मझगांव को देखिए, इस सीरीज में एक सब्सटेंशियल शॉट लेके आया था पूरा का पूरा ये स्पेस। मतलब कैपिटल मार्केट थीम और डिफेंस सब्सटेंशियल शॉट लेके आए थे। जस्ट मैं आपके स्क्रीन पे मझगांव डॉक का चार्ट रखूंगा। डायरेक्टर साहब प्लीज 200 EMA ड्रॉ कर दीजिएगा। अनुज, फर्स्ट टाइम पोस्ट फेब 2025 ये स्टॉक्स अब अपना सब्सटेंशियल लेवल तोड़ रहे हैं। मतलब 200 डे एक्सपोनेंशियल में वायलेट हो रहा है। अनुज ये वो पॉकेट्स जहां पे हमने वर्टिकल राइज देखे थे। डिफेंस मई में आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा वर्टिकल राइज है इस स्पेस में। क्या ये सारी की सारी स्टोरीज अब अंडर द थ्रेट हैं, स्पेशली जिस प्रकार की FIs की सेलिंग उसको देखते हुए? बिल्कुल। देखिए वीरू, आपका सवाल बहुत लाजमी है, मैं लेकिन इसका जवाब 2 मिनट बाद देता हूँ आपको, क्योंकि पहले एक काम करते हैं, जो SBI के नंबर्स आए थे एक बार वो एड्रेस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि उसके बाद फिर आई एम श्योर यतिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना होगा। तो यतिन, गुड आफ्टरनून, थोड़ा डिटेल में समझाएं SBI के नंबर्स कैसे रहे। जी, तो SBI के नंबर्स की अगर हम बात करें तो हेल्दी क्वार्टर रहा है। अनुमान के मुताबिक ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई नजर पड़ रही है। और अगर हम कंपनी के कोर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो 41,000 करोड़ के पार चली गई है। एक्सपेक्टेशन भी उसी तर्ज पे था, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मिस है या कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। एक्सपेक्टेड लाइंस पे नंबर्स आते हुए नजर पड़ रहे हैं और मुनाफा 19,160 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ग्रॉस NPA, नेट NPA बिल्कुल स्टेबल रहे हैं क्वार्टर पे। और दूसरी बैंकों की तरह यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है एग्री सेगमेंट में, क्योंकि SBI की बहुत बड़ी एग्री सेगमेंट बुक है। तो यहाँ आपको कोई बड़ा स्लिपेज या कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है एसेट क्वालिटी पे, जिसके कारण एसेट क्वालिटी ओवरऑल बेसिस पे स्टेबल है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी 2.9% के आसपास स्टेबल रहे हैं। पिछले क्वार्टर 3% के आसपास थे। और क्योंकि जिस हिसाब से ब्याज दरें घटी हैं तो एक्सपेक्टेड था कि 10 बेसिस पॉइंट्स आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर हम बात करें एडवांसेस की तो ओवरऑल एडवांसेस 12% रहे हैं, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि कॉर्पोरेट जो बुक है वो केवल 5% बढ़ी है। तो मैनेजमेंट से क्लैरिटी लेंगे कि यहाँ आने वाले क्वार्टर्स में क्या कॉर्पोरेट लोन बुक बढ़ेगी। इन्होंने अभी रिसेंटली QIP जो है कंक्लूड कर दिया है, येस बैंक के भी स्टेक सेल कर दिया, तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है बैंक के पास ओवरऑल लेवरेज करने के लिए। तो किस तरीके से आगे ग्रोथ को इम्पेटस देंगे, ये मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस टाइम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एनालिस्ट कॉल पे। और अगर हम स्लिपेज की बात करें, थोड़ी दिक्कत है क्वार्टर में, लेकिन सीजनल Q1 थोड़ा वीक होता है, तो स्लिपेजेस जो है लगभग 7,950 करोड़ के आसपास आए, जो पिछले क्वार्टर लगभग 4,200 करोड़ के आसपास थे। तो ये नंबर शायद बाजार को पसंद नहीं आया, लेकिन ओवरऑल काफ़ी इनलाइन सेट ऑफ क्वार्टर्स SBI के नतीजों को लेके। बिल्कुल। चलिए, तो ये SBI के नंबर्स, कुछ देर में मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब थोड़ा और डिटेल में लेंगे। शुक्रिया यतिन। चलिए, अब मैं वीरू के सवाल का जवाब देता हूँ। वीरू, जो आपने सवाल पूछा था, देखिए डिफेंस, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स बेसिकली एक मार्केट ने इन्हें एक या 2 साल के अंदर एक 8 या 10 साल की एक स्ट्रक्चरल स्टोरी के हिसाब से वैल्यूएशंस दे दी थी। अब ये क्योंकि एक बेरिश फेज चल रहा है, नॉर्मली बेरिश फेज में सबसे ज़्यादा उन्हीं स्टॉक्स पर प्रेशर आता है जो इस तरीके के मूव्स पहले दिखा चुके होते हैं। आई थिंक इन शॉर्ट ये इसको एक्सप्लेन करेगा। अगर आपने ये स्टॉक्स 3 साल पहले लिए हैं, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये यहाँ से और 20% भी गिर जाएंगे, आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने चेज़ किया था इन स्टॉक्स को तो थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है कि जब भी बुल मार्केट वापस आएगी, यही स्टॉक्स वापस लीड करेंगे। डिफेंस, रेलवेज, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, यही सब शायद मार्केट को वापस लीड करेंगे। पर चलिए, अब श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि आप अपनी कमेंट्री में जिक्र भी कर रहे थे, आज काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि आपने बताया कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इतने भी रिजल्ट्स ख़राब नहीं कि 8% स्टॉक लुढ़क जाए। क्या लग रहा है, कारण क्या रहे हैं, हो क्या रहा है एक्चुअली इस तरह? देखिए, ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। आज कल्याण ज्वेलर के नंबर्स किसी तरीके से ख़राब नहीं थे, लेकिन वो लुढ़क गया इतना।
खैर हमने तो उसको डिस्कस भी नहीं किया था इसमें, तो मतलब मुझे तो इस स्टॉक को डिस्कस करने में डर लगता है क्योंकि पता नहीं चलता इसका क्या कर रही है स्टॉक। कोफोज में आज किस तरीके की गिरावट हुई ये थोड़ा सा समझ के परे है। देखिए जिस तरीके से आज कोफोज गिर गया, और कोफोज में तो अच्छे नंबर आए थे, उसके बाद से स्टॉक लगातार गिरे जा रहा है। अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नंबर आए कुछ देर पहले। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नंबर, देखिए दिक्कत क्या होती है ना, स्पेशली ये जो ईएमएस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनमें आपने इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन दे दी है कि हल्का सा भी अर्निंग्स में मिस आएगा तो स्टॉक कोलैप्स हो जाएंगे। जैसे ही मैं नंबर देखा मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक कोलैप्स होने वाला है अब, और ऑलरेडी गिरा हुआ स्टॉक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत चल चुका है, तो गिरा हुआ स्टॉक ऑलरेडी वो गिर गया। तो श्रेया ये पूरा का पूरा जो है ना मार्केट का हुआ है इस समय, इसमें मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट सेंटिमेंट बहुत ख़राब है इस समय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। मार्केट का मूड माहौल खराब, तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स पर डेंट पड़ा आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम बात कर रहे थे अडानी एंटरप्राइजेस, कल भी पूरे इस ग्रुप में प्रेशर था, आज भी गिर कर रहा है कारोबार 3.5% के करीब करीब। भारतीय एयरटेल प्रेशर में 3%, JSW स्टील टूट गया 1.5% से 2% के करीब। ग्रासिम भी मुनाफा वसूली का शिकार हुआ 1.5% से ज़्यादा। इनफैक्ट कल्याण ज्वेलर्स मेंशन करते रिजल्ट के बाद 8.5% कोता लगाया। हालांकि हम आगे शो में समझेंगे कि आखिर हुआ क्या, डेंट इतना क्यों पड़ा है। कोफोर्ज भी रिजल्ट के बाद टूटा 5.5%। इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस देख लीजिए 5% से ज़्यादा। मजगांव डॉक, हालांकि पूरा डिफेंस स्पेस है, आप देख लगातार तीसरा चौथा दिन होगा जब इतना प्रेशर डिफेंस स्पेस में देखने को मिल रहा है। कहाँ खरीदारी होती हुई नजर आई इस मार्केट में। एनटीपीसी थोड़े चुनिंदा आप एनर्जी स्पेस के स्टॉक्स देखेंगे तो वो थोड़ा फोकस में 1.5% के करीब एनटीपीसी चढ़ गया। टाइटन के रिजल्ट्स अच्छे थे, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे थे, तो यहाँ पर 1.5% के करीब यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। मैक्स फाइनेंशियल, ये सब बिग स्टॉक्स में शामिल। और सटीक एनालिसिस आपको ध्यान होगा सुबह हुआ थी, तो यहाँ पे तेज़ी 2.5% से ज़्यादा। इसके अलावा IEX, कमिंस, LIC और PNB हाउसिंग फाइनेंस में भी आज खरीदारी सभी देखें आप तो 3.5% से ज़्यादा चढ़े हैं। 2.5% PNB हाउसिंग फाइनेंस चढ़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद्य, कविता जैन और सोनी पटनायक जी से 2:15 पर लक्ष्मण रॉय बताएंगे आज कैबिनेट में कौन से अहम फैसले हो सकते हैं। 2:20 पर क्वार्टर वन नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे सिग्नेचर ग्लोबल के CEO रजत कथूरिया जुड़ेंगे। और 2:25 पर LIC, मैक्स फाइनेंशियल और कमिंस में तेजी क्यों है ये बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे मेदांता का शेयर क्यों भाग रहा है। 2:45 पर कंचन नौटियाल एस्ट्रल के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे। साथ ही 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के CIO नवीन कुलकर्णी जी। 3:10 पर अनुज जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST STBT कॉल्स और 3:20 पर कंचन नौटियाल आपको अगले हफ्ते के ट्रिगर्स बताएंगी। ओके चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे क्योंकि मार्केट में दिक्कत है काफ़ी। मीनवाइल ग्रासिम के नंबर आ रहे हैं, तो घाटा ही, लेकिन थोड़ा कम घाटा है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या करें इस मार्केट में। हाँ एक्चुअली कुछ ना करे तो अच्छा है, लेकिन है शॉर्ट। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड, है वीक, ट्रेड करे 115.65, मतलब करीब 117 का स्टॉप लगना चाहिए। 100 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। डाउनसाइड पॉसिबल 113 तक हो सकता है, स्पिल ओवर ट्रेड बने, लेकिन अशोक लेलैंड वीक नजर आता है। अशोक लेलैंड वीक है जरा। इस बीच निफ्टी को लेके आइए। अभी डे लो क्रिएट किया, यानी जो इंटरडे में लोग 24,400 की पुट बेच रहे थे अनुज, इस कन्विक्शन में कि चलो एटलीस्ट क्लोजिंग तक कुछ पैसा बनाएंगे, वो भी गया। हम अभी एक लो लगा के आए 386 का। मानस वीरू एक बात बताओ, नहीं सॉरी वीरू, आप को एक बात बताओ, मार्केट का टेक्सचर देखिए आप। अभी हमने पीजी इलेक्ट्रो क्लास की बात कर रहे थे, वो 10% की टेम्पररी फ्रीज की तरफ चला गया स्टॉक, मतलब 2-5 मिनट की कैंडल में, और 10% की फ्रीज की तरफ बढ़ गया स्टॉक। सोचिए अनुज क्या हाई इम्पैक्ट कॉस्ट हो गया आजकल, है ना, सेल रेट पे। बिल्कुल। पीजी इलेक्ट्रो क्लास 668 अभी बिल्कुल देखिए 9.25% नीचे। मानस आपका ट्रेड। तो वीरेंद्र जी देखिए, कोफोर्ज में बिकवाली करने की राय रहेगी। कोफोर्ज ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो कोफोर्ज का फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 1641 का लगाना है, 1641 का लगाना है, और टारगेट 1550 के सेट करने हैं कोफोर्ज के फ्यूचर में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 1600 वाला पुट ऑप्शन 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 32 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 70 रुपए के टारगेट सेट करना है।
बिल्कुल कोफोर्ज चर्चा भी कर रहे थे, काफ़ी प्रेशर में स्टॉक बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से आती हुई कोफोर्ज में। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या पिक किया आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, बाजार को देख के तो सेल ही यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो डिक्सन डिक्सन पे एक सेल कॉल लूंगा। डिक्सन में 20 डीएमए का जो सपोर्ट है करीबन 16,300 का, वो तोड़ा है और उसके बाद ये 50 डीएमए की तरफ जा रहा है। 15,800 का टारगेट होगा। डिक्सन सेल करे 16,250 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। एंड मेरी ट्रेड रहेगी एंजल वन के फ्यूचर्स में, जिसको हम शॉर्ट करेंगे 2600 के एसएल के साथ। इसको शॉर्ट करेंगे तो टारगेट हमारा रहेगा 2550 एंड मल्टी डे का अगर पोजीशन होल्ड करते हैं तो 2500 एज वेल। ओके, एंजल वन आपका 2577 पे शॉर्ट। अब चलते हैं सोनी पटनायक जी के पास। सोनी जी क्या पे कर रही हैं आपका इस वक्त का ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है गेल पे। गेल यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल नजर आ रहा है, 170 के सपोर्ट होल्ड कर रहा है। ऑप्शन चेन में भी 170 की पुट में काफी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशंस है। उसका पीसीआर भी 1.4 के ऊपर काफी कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है। सो गेल की फ्यूचर्स पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 169.5 फ्यूचर्स पे रहेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट है 176.5, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 180 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके, गेल के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। और पूरा ऑयल एंड स्पेस आप देखें तो एक ऐसा स्पेस जहां पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देखें एक बाय की कॉल, बाकी सारे ही ट्रेड्स जो हैं वो सेल की तरफ हैं। आपके स्क्रीन पर रखते हो एक करके, ताकि आप स्टॉप लॉस और साथ ही टारगेट नोट कर लें। गावस्कर ने अशोक लीलैंड चुना और कहा कि यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं आप, 113 के नीचे टारगेट देख रहे हैं, 117 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कोफोर्ज काफी प्रेशर में है, बिकवाली कर रहे हैं और पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। 1550 का टारगेट, 1641 का आपको मेंटेन करके चलना है स्टॉप लॉस। इसके अलावा राजेश जी कह रहे हैं डिक्सन पर बिकवाली की राय और टारगेट 15,500 के, 16,250 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रचना जी कह रहे हैं एंजल वन भी काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है और यहाँ पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से। आप देखें 2550 का टारगेट, वही 2600 का स्टॉप लॉस। सोनी जी ने अभी अभी गेल पिक किया, आप फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं। उनके टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। 180 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 179.50 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए अब राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून राजेश अग्रवाल जी। और देखिए मार्केट तो काफ़ी प्रेशर में है, लेकिन ऐसे भी मूड माहौल में कौन सा स्टॉक होगा जो आपको लंबी अवधि के लिए फायदा करा सकता है? कौन से स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, अनुज जी, आपको भी नमस्कार। जो भी पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। वाकई बाजार का मूड बहुत खराब है और लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप देखो तो पिछले 5 हफ्ते से लगातार नेगेटिव में क्लोज होता हुआ, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इस हफ्ते भी वीकली क्लोजिंग हम नीचे की तरफ ही दिखाएं और 6 हफ्ते की लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड। कई कारण रहे, जैसे हम सबको पता है। इन सब चीज के बीच में अगर स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ कमेंट्स के साथ जाना चाहिए। एबीबी की खराब कमेंट्री के बाद पूरे कैपिटल गुड स्पेस में लोगों को थोड़ा सी आशंका होने लगी थी, बट कमेंट्स के जिस तरीके के शानदार नतीजे आए वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। अगर आप देखें तो बॉटम लाइन में 40% की बढ़त थी, रेवेन्यू में 26% की बढ़त थी, मार्जिन्स में बढ़त थी, और सबसे अच्छी बात है कि डिमांड कंपनी के अनुसार डिमांड अच्छी थी और एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में, हालांकि ग्लोबल समीकरण उतने अच्छे नहीं है, बट डोमेस्टिक की बात की जाए तो सरकारी खेमे से हमें लगता है कि अच्छे केपेक्स होंगे, जिस कारण से यहाँ पे एक अच्छे नए ऑर्डर्स आने की भी संभावना है। और दूसरे, अगर आप कुछ दिन पहले देखो तो बैटरी एनर्जी सोल्यूशन पे ही भी इन्होंने अपना कारोबार फैलाने की बात करी है। कंपनी लगभग डेट फ्री है, मैं समझता हूँ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। लंबी अवधि में ये स्टॉक कम से कम 15 से 18% का रिटर्न आपको 6 से 9 महीने में दे सकता है। ओके, चलिए अब लक्ष्मण जी के पास चला जाए। ऑल मार्केटिंग कंपनियां अभी भी इस मार्केट में भी डे हाई पर हैं। आज कैबिनेट में एक एलपीजी सब्सिडी पर विचार हो सकता है। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, बताइए कितना अप्रूवल आने की उम्मीद है?
देखिए इसकी मंजूरी मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। कैबिनेट की बैठक चल रही है। यहाँ पे वैसे तो 6 प्रस्ताव हैं, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए 2 प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। एक प्रस्ताव जो सबसे महत्वपूर्ण है, लंबे समय से इंतजार था, वो था कि एलपीजी को लेकर के ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सरकार मुआवजा दे सकती है या फिर कहीं सब्सिडी दे सकती है। ये करीब 31,000 करोड़ रुपये का होगा। ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पिछले कारोबारी साल में एलपीजी की कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन कंपनियों ने इसकी कीमतें घरेलू बाजार में नहीं बढ़ाई थी। इसकी वजह से इन कंपनियों को नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार आज कैबिनेट की बैठक में करीब 31,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे सकती है। इसी तरीके से दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला होगा, वो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए हो सकता है, वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसके तहत गरीबों को एलपीजी सब्सिडी दी जाती है काफ़ी सस्ते में, तो उसकी भरपाई सरकार करती है सब्सिडी के जरिए। तो इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है आज की कैबिनेट की बैठक में। और एक और प्रस्ताव है, वो है हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ भी एक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है। करीब यहाँ पे 2100 करोड़ रुपए का, यानी 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा ये। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण जी जानकारी के लिए। और पूरा स्पेस देखें आप तो फोकस में मूड माहौल ख़राब मार्केट का, लेकिन बीपीसीएल एचपीसीएल के नतीजे भी आए और काफ़ी अच्छे थे। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे थे। 1.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। बीपीसीएल में थोड़ा आज गिरावट है, एक बार चेक करें जिस तरीके से आज आईओसी में गिरावट है, बीपीसीएल हाँ माफ कीजिएगा, आईओसी में गिरावट है। बीपीसीएल 3.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। राजेश अग्रवाल जी, इस पूरे स्पेस में कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है और कहां पर लॉन्ग टर्म में आप अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं? फिर ऐसा है कि ये पूरा स्पेस ही अच्छा लग रहा है, कारण क्रूड को अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों से बहुत नीचे के लेवल्स में $70 के आसपास चल रहा है। अभी थोड़ा सा स्पाइक आया है, वो जुदा बात है, बट एवरेज अगर आप देखेंगे तो बहुत नीचे के नीचे के भाव में चल रहा है, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज होती है। कुछ एलपीजी वगैरह की सब्सिडी को लेकर के दिक्कतें हैं, जैसे अभी लक्ष्मण जी बता रहे थे कि शायद कैबिनेट मीटिंग में वो आवंटन हो जाए, तो वो हो जाता है तो बहुत पॉजिटिव होगा। अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे तो इनके जो मार्जिन्स हैं एक्स एलपीजी बहुत अच्छे आ रहे हैं क्रूड की वजह से। दूसरे अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखो तो इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तीसरे, सारी ही कंपनियां लगभग अच्छा डिविडेंड देती है। अब इसमें किसी को 1, 2, 3 के हिसाब से रखना हो तो मैं समझता हूँ पहले नंबर पर आईओसी, फिर बीपीसीएल और फिर एचपीसीएल को रखना चाहिए। ओके, मीनवाइल एसबीआई ग्रीन में आया, लेकिन एक बार आप जरा लेकर आइए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्टॉक वापस 10% का डाउन सर्किट स्टॉक में ध्यान रखिएगा। टेम्परेरी फ्रीज है, ये ओपन होगा और जिस तरीके के वॉल्यूम है मुझे नहीं लगता कि ये फ्रीज ओपन होगा, तो मतलब चांसेस हैं कि वो बढ़े 15% की तरफ। इसके नंबर्स देखिए आप, प्रॉफिट 84 करोड़ से घटकर 67 करोड़ पर आया है और ये इसका रीज़न रहा, जबकि इनकम बढ़ी है इनकी, इसका रीज़न रहा एबिडा और एबिडा मार्जिन। एबिडा 130 करोड़ से घटकर 121 करोड़ पर आया और एबिडा मार्जिन 9.9% से घटकर 8.1% पर आया। तो शायद एक मतलब क्या है कि टॉप लाइन बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि टॉप लाइन में दिक्कत है, टॉप लाइन बढ़ी है, लेकिन बस एक मार्जिन में हिट और एबिडा में हिट, और उसकी वजह से स्टॉक इतना पनिश हो गया 10%। मतलब ये क्या नंबर इतने डिजास्टर्स हैं कि 10% गिरे स्टॉक? नहीं, लेकिन मार्केट और ऑलरेडी पोजीशनिंग ऐसा भी नहीं कि स्टॉक की कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर है पोजीशनिंग। तो खैर जो भी है, लेकिन इस समय दिक्कत तो है यहाँ पर। राजेश अग्रवाल जी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ट्रैक करते हैं कैसे? देखिए ईएमएस स्पेस पे अगर आप देखेंगे ना तो अच्छी कंपनियां हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, सिरमा हो, डिक्सन हो, सारी अच्छी कंपनियां हैं, बट दिक्कत है कि वैल्यूएशन इतने हाई हैं कि ये थोड़ी सी जो मार्जिन्स में या एबिटा में फॉल आया है उसको लेकर के बाजार नर्वस हुआ और जोर की सेलिंग आई। मैं समझता हूँ यहाँ से और भी नीचे जा सकता है, करीब करीब 600 तक जाता हुआ ये दिख रहा है। 600 पे जाए तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इस वक्त अगर आप देखें सिर्फ नंबर के लिहाज से इस पूरे स्पेस में सिरमा के नंबर अच्छे आए, जहां हमने देखा कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी बढ़ा था। ये ऑर्डर बुक करीब 5400 करोड़ रुपए की थी, जो लगभग ठीक थी, और वो ज्यादा बेटर पड़ता है इस पूरे स्पेस में। हालांकि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी उतना खराब नहीं है, लेकिन इस वक्त वैल्यूएशन की चिंताओं के कारण से ये गिरावट झेल रहा है, और मैं समझता हूँ ये गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल से 5-7% और गिर सकता है। अच्छा राजेश जी, आपके पास ही एक बार आऊँगा फिर से। अब बीएससी के नंबर्स के साथ, एक जब बीएससी के नंबर्स आपको कैसे लगे? फिर 2 दिन पहले ये चर्चा छिड़ गई थी कि वीकली एक्सपायरी चली जाएंगी, वी विल गो बैक टू मंथली एक्सपायरीज।
हालांकि वो संशय, वो दुविधा और वो भी हट गया। अब हमारे पास ऐसे मतलब एक्सचेंजेस भी हैं, डिपॉजिटरीज हमारे पास अब 2 हो गए हैं, कैंप्स भी हो गया हमारे पास, उसके बाद आपके पास तमाम हाउसेस भी हैं। आप सेलेक्टिवली आप किसको चेस कर रहे हैं? अगर आपको कहा जाए यहाँ से अगर 2 स्क्रिप्ट पकड़नी हो कैपिटल मार्केट थीम में, तो वो क्या पकड़ेंगे आप इस वक्त? वीरू जी, बीएसई को देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से कहा जाए तो मैं 150 रुपए के लेवल से आपके साथ इसे लगातार रिकमेंड करता आ रहा हूँ, और ऊपर में ये 3000 बिका, तो दैट्स ऑलमोस्ट 20x। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये गिरावट जो आई है एक बहुत अच्छा मौका है खरीदारी के लिए। नंबर्स देखो आप, कल जो आए नंबर्स में ऑलमोस्ट 100% का जंप बॉटम लाइन में आया। मार्जिन में एक बड़ा जंप है, 70% के आसपास की मार्जिन। आप बैलेंस शीट देखो, बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है, कैश पॉजिटिव है, आपके सीडीएसएल की होल्डिंग है, स्टार म्यूचुअल फंड इनका जो प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड का वो दिग्गज है, गिफ्ट सिटी में इनकी पहुंच है, सारे पायदान पे बहुत खरी उतरती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है। अब रहा सवाल कैपिटल मार्केट का, तो आप ऐसे देखो कि लगातार आईपीओज आ रहे हैं। इस हफ्ते में भी 12 आईपीओ थे, पिछले हफ्ते में 14 आईपीओ थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि सेकेंड हाफ में आईपीओ की लाइन लगी हुई है। तो जितने भी नए आईपीओज आते हैं उनमें ये एक्सचेंजेस के, फिर वो चाहे बीएसई हो एनएसई हो, सबकी कमाई होती है, लिस्टिंग फीस मिलते हैं, और नए इन्वेस्टर्स लगातार जुड़ते जा रहे हैं, फिर चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी में हो या म्यूचुअल फंड्स में हो। तो इन सारे चीजों का दारोमदार ये है कि ये कैपिटल मार्केट की थीम लॉन्ग टर्म की थीम है, और इसे डेली के लिहाज से ना देखा जाए। बहुत ज्यादा शोर हमने इस बात पे मचाया कि मंगलवार को सेटलमेंट होगा, बृहस्पतिवार को सेटलमेंट होगा, वीकली बंद होगा, फोर्टनाइटली बंद होगा, लेकिन बात अभी भी ये है कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। और नंबर्स अगर आप देखो बीएसई के खास करके, तो पिछले 2-3 क्वार्टर्स से इन्हें लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहने वाली है। तो बिल्कुल। इन लेवल पे शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई आपको गिरावट देखने को मिले, बट लंबी अवधि के लिए ये खरीदारी बनती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिग्नेचर ग्लोबल के नंबर्स की बात करते हैं। कंपनी के पहले क्वार्टर के नंबर्स अच्छे रहे हैं, मुनाफे में अच्छा उछाल देखने को मिला है। आप देखिए 7 करोड़ से 34 करोड़ पर, और रेवेन्यू देखिए डबल से ज़्यादा हुआ है, 400 करोड़ से बढ़कर 865 करोड़ हुआ है। और होगा ही, अगर गुड़गांव की मार्केट में आप हैं तो ऐसे नंबर्स तो देखने को मिलेंगे ही। हमारे साथ कंपनी के सीईओ रजत कथुरिया मौजूद हैं। रजत जी, गुड आफ्टरनून। अब नंबर्स आपके इतने शानदार रहे, ऑब्वियसली गुड़गांव की मार्केट में कहा जा रहा है कि एक नेक्स्ट लेवल की तेज़ी चल रही है, लेकिन ये नंबर्स कितने सस्टेनेबल हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड? तो वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमें अपने शो पर बुलाने के लिए। तो इन जनरल देखिए, नंबर्स कंपनी में एक्टिविटी लेवल अच्छा चल रहा है। हमने इस क्वार्टर में देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ा लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट का नाम था क्लोवरडेल, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो लगभग हमारी जो सेल का नंबर आया इस क्वार्टर में, वो ही 2600 प्लस करोड़ की हमने सेल करी, और हमने कोई 4000 करोड़ के नए लॉन्चेस इस क्वार्टर में करे हैं। इस पूरे साल में हमारा टारगेट है कि हम कोई लगभग 17,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में लेके आएंगे, क्योंकि पिछले एक लंबे समय से गुड़गांव में सिचुएशन क्या है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है और सप्लाई सस्टेन बेसिस पे क्रिएट नहीं हो पाती। आज भी सप्लाई ऑन ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए प्राइसेस पीछे कुछ समय में बढ़े हैं। तो इसीलिए हमने ये सोचा है, क्योंकि हमारा लैंड बैंक बहुत अच्छा है, हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अच्छी है, तो हमने एक सस्टेन बेसिस पे सप्लाई लाने का एक नियम बनाया हुआ है। तो हम इस पूरे साल में कोई 17,000 करोड़ के लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं। जो नंबर्स आ रहे हैं, जो रेवेन्यू रिकग्निशन हो रहा है, उसके बेसिस पे देखेंगे तो इस पिछले 3 महीनों में हमने कोई 2000 से ज़्यादा घर डिलीवर करे। ऑलमोस्ट 1.44 मिलियन स्क्वायर फुट, मतलब कोई 14 लाख फुट का एरिया, हमने 14.5 लाख फुट का एरिया कंप्लीट किया और डिलीवर करा, जिसमें हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स दोनों ही इंक्लूडेड हैं। बट हाँ, आपको जो सवाल पूछा, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। हमारा इस साल का टारगेट है लगभग 4800 करोड़ का रेवेन्यू कंप्लीट करना, एंड अभी हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं उसको लेके।
ओके रजत जी, ये प्रश्न अनुज ने पूछा था, अनुज सिंघल ने पूछा था। अब मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न, ये वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी वीरेंद्र, ये बताइए कि जो आप बात करें जिस प्रकार की डिमांड और उसके अगेंस्ट आप एक सस्टेनेबल सप्लाई खड़ी करने की बात कर रहे हैं, ये मुझे बताइएगा डिमांड किस सेगमेंट में ज़्यादा है, अफोर्डेबल में, प्रीमियम में? और इसी से जुड़ा सेकेंडरी प्रश्न है, क्योंकि प्रीमियम में मार्जिन्स अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल में थोड़े कम होते होंगे नेचुरली। अब आपकी सेकेंड हाफ के लिए या फिर अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री है वो क्या रहेगी? सेगमेंटल डिमांड को देखते हुए पूछ रहा हूँ मैं ये। माय बैड वीरेंद्र जी। सो देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट से हमने कंपनी में शुरुआत करी थी। तो आप समझिए सन 2014 या 15 से लेके 2020 तक हम प्राइमरीली अफोर्डेबल हाउसिंग करते थे। उसके बाद लैंड के प्राइसेस कुछ बढ़ने लग गए और पीछे 2-3 सालों में काफ़ी बढ़े हैं। तो तब से हमारा जो मेन फोकस है वो मिड इनकम हाउसिंग को लेके है। तो हम आज की डेट में मिड इनकम हाउसिंग ही कर रहे हैं, जिसका प्राइस पॉइंट लोकेशन के बेसिस पे डिपेंड होता है और जिस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लाया जा रहा है उसके बेसिस पे डिपेंड होता है। तो बाय एंड लार्ज आज की डेट में हम अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। नए लॉन्च मिड इनकम हाउसिंग के ही आते हैं और हमें इस सेगमेंट में डिमांड काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि हम हर क्वार्टर जब लॉन्चेस कर रहे हैं, देखिए ये रियल एस्टेट है। आज 2 करोड़ 2.5 करोड़ या 3 करोड़ के ऐसे कोई घर खरीद रहा है तो वो जरूरी नहीं है लॉन्च पे 100% सेल हो जाए, बट हम लॉन्च करते हैं तो भी हमारा एक बहुत अच्छा पोर्शन उस इन्वेंट्री का जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो सेल हो रहा है, जिसका मतलब हमें यही दिख रहा है कि डिमांड काफ़ी स्ट्रांग चल रही है और ये एक अच्छा मार्जिन का प्रोडक्ट है। हम बोलते आ रहे हैं कि ये जो मिड इनकम हाउसिंग के जो हम आज की डेट में सेल कर रहे हैं, इसमें हमारा 35% के अराउंड का मार्जिन जो है, एबिडा मार्जिन, वो क्रिएट हो रहा है। गुड आफ्टरनून रजत कथुरिया जी, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा आपका फोकस अफोर्डेबल और मिड हाउसिंग इनकम की तरफ ही है फिलहाल। डेटा दिख रही थी मैं, 13% शेयर आपका एनसीआर और 20% शेयर गुरुग्राम में है। इसके अलावा आप क्या पैन इंडिया कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर आप एक्सपेंशन करें? श्रेया जी, अभी एक्चुअली गुड़गांव को लेके हमारा काफ़ी एक एग्रेसिव टारगेट्स हैं जो हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट हैं, बट हाँ, ये हमारे पुराने बेंचमार्क्स से काफ़ी ज़्यादा हैं। हम पिछले कई सालों में बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं और हम प्राइमरीली अभी कुछ समय दिल्ली एनसीआर मार्केट में ही एज अ स्ट्रैटेजी हम उसमें फोकस करेंगे। तो दिल्ली एनसीआर में हम हमेशा ओपन होते हैं। गुड़गांव के बाहर भी अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, बट हाँ, अभी नियर फ्यूचर में हम दिल्ली एनसीआर में ही स्टिक करेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया रजत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और Thank you. अपने नंबर से बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ। स्टिंग प्ले करिए ज़रा। और आज हमारे साथ टॉप कैश कॉल्स के लिए रचना जी हैं, राजेश जी हैं और गावा सर हैं। गुड आफ्टरनून रचना जी, बताइए आपका ट्रेड। जी, वैसे इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टाइम फॉर कैश कॉल्स, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में प्ले होता है, बट नेवरदलेस यहाँ पे कजारिया सेरेमिक्स पे एक नजर है मेरी, जहाँ पे पिछले 2 दिन से इतनी वॉलेटाइल मार्केट में भी काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन रहा है एंड 1310 पे करीब करीब ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर ये काउंटर 1200 के ऊपर रहता है और मार्केट की ओवरऑल ट्रबल इसको ज्यादा परेशान ना करे, तो देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये काउंटर हमें आने वाले 6 मंथ्स के अंदर अंदर 1450 एंड इवन 1500 तक जाता हुआ नजर आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, कजारिया सेरेमिक्स खराब मार्केट में भी आप देखें 3.5% की तेजी के साथ डी हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। गाबर सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कैश कॉल के लिए? दिक्कत है, मैंने भी सोचा था कजारिया सेरेमिक्स, क्योंकि आज सुबह मैंने कैश कॉल दिया था, उसके टारगेट बेचे हो गए। अब दूसरा है, अब निकालेगा जीएमआर पावर इन यूटिलिटी। ये ट्रेड करा 114 के आसपास, 110 का स्टॉप लगा के चले, 120 पॉसिबल है। यस, जीएमआर पावर एंड यूटिलिटीज। जीएमआर पावर आपका बाय ट्रेड इस वक्त का। और चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं कैश में? वीरेंद्र जी, कुछ नया नहीं ऐड करूंगा। सुबह कैपलिन पॉइंट दिया था, 2150 का टारगेट था, वो टारगेट अचीव हुआ।
थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, थोड़ा अगर इसे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो यस, कैपलिन पॉइंट लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस है करीबन इसका 2075 का, 2075 का स्टॉप लॉस होगा। और अगर मैं सही हूं तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो रहेगा करीबन 2200 प्लस का। तो थोड़ी पोजिशनल अगर रखना कोई चाहे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बाजार भी देखिए ऐसा चौपी है, थोड़ा पोजिशनल व्यू रखे तो बेटर होगा। मीनवाइल पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अब 15% नीचे, जैसा मैं कह रहा था, जिस तरीके के वॉल्यूम्स थे लग नहीं रहा था कि 10% का सर्किट खुलेगा तो उसके बाद भी कोई बायर होगा, और 15% का सर्किट भी लगने के रिस्क रहेंगे। और क्या ज़बरदस्त पनिशिंग मार्केट है ये, इसको हम एकदम पनिशिंग मार्केट कहेंगे। और ये देखिए 15% का अब डाउन सर्किट इस समय आपको स्टॉक में, और अगेन हु नोज़ कि अब ये सर्किट आई थिंक कुछ रूल होता है 3:30 तक खुलेगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन खैर एनीवे अभी तो 10% सर्किट 15% सर्किट पर है ये स्टॉक। आगे बढ़ते हैं। कमज़ोर बाज़ार में भी कुछ शेयरों में मजबूती अच्छी है, और जिनमें ऑब्वियसली आपका कमिंस है, LIC है, मैक्स है। एक बार आशीष के पास चलते हैं, जानते हैं इन सब स्टॉक्स की लिस्ट। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। आज के जो स्टॉक्स ऑफ द डे हैं, सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कमिंस, यहाँ पर अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अब कारण है कि बहुत बढ़िया शानदार Q1 का परफॉर्मेंस देखने को मिला, जहाँ पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू एबिटा देखने को मिले। साथ में अगर आप देखें तो एबिटा पिछले साल के मुकाबले 33% बढ़कर 624 करोड़ देखने को मिला। लेकिन स्टॉक में और बड़ा मूव एक्सटेंड तब हुआ जब कॉन्फ्रेंस कॉल की हाइलाइट्स निकल कर आई, और जिसमें मैनेजमेंट बता रहे कि आगे भी FY26 में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। साथ में अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट्स मार्केट पर भी कंपनी की तरफ से कमेंट्री निकल कर आ रही है, ये एनकरेजिंग है, मार्केट को पसंद आई है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक अभी भी आपको 4% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो LIC यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है, और इसमें अगर आप देखें तो न्यू बिजनेस AP इसमें पिछले साल के मुकाबले 9% की बढ़त देखने को मिली। जो VNB मार्जिन्स है ये 13.9% से बढ़कर 15.4% के देखने को मिले, और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि सेकेंड हाफ से आप देखें तो जो प्रीमियम ग्रोथ है इसमें भी रिकवरी देखने को मिल सकती है, और VNB ग्रोथ पर कंपनी का फोकस जो लगातार है ये मार्केट को पसंद आया। स्टॉक है 3% ऊपर। MFSL इसके इंटरनल्स अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, और इसमें अगर आप देखें तो जो ग्रॉस प्रीमियम है इसमें तकरीबन पिछले साल के मुकाबले 19% का उछाल देखने को मिला। जो रिन्यूएबल प्रीमियम है इसमें 17% की बढ़त देखने को मिली। जो VNB मार्जिन है ये अनुमान से बढ़िया देखने को मिले। असेट अंडर मैनेजमेंट AUM 14% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली, और जो इनका रिटेल प्रोटेक्शन सेगमेंट है इसमें भी देखें तो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा, और इसी के चलते जेफरीज को ये स्टॉक काफ़ी पसंद आया, और इनका टारगेट भी ऊंचा है। अभी भाव चल रहा है 1550 रुपये के करीब, इनका 1830 रुपये का टारगेट है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो इस स्टॉक में भी तेज़ी नजर आई। बिल्कुल। मीनवाइल, शुक्रिया आशीष। मीनवाइल पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, देखिए कंपनी ने गाइडेंस कम की है, और ये एक और कारण है। नंबर तो ख़राब थे ही एबिटा फ्रंट पर, लेकिन सेल्स के नंबर फिर भी ठीक लग रहे थे। लेकिन आप देखिए सेल्स ग्रोथ गाइडेंस में 10% की कटौती की गई है। सेल्स ग्रोथ गाइडेंस कम किया है, 6345 करोड़ से घटाकर 5700 से 5800 करोड़ किया गया। इस वजह से आप फर्दर प्रेशर देख रहे हैं आज स्टॉक के ऊपर। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, आपकी स्क्रीन पर 15% की फ्रीज पर अभी कारोबार कर रहा है, और सेल्स ग्रोथ गाइडेंस घटाने के ऊपर ये रिएक्शन और पनिशमेंट देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कविता जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ते हुई। कविता जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अभी का ट्रेड, उसके बाद आज जिस तरीके से कुछ स्टॉक्स अभी आशीष मेंशन कर रहे थे, कमिंस, मैक्स हेल्थ, उस पर भी राय जानना चाहूँगी, लेकिन फिलहाल पहले आपके ट्रेड क्या है आज? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड है टाइटन पर। टाइटन एज ऑफ नाउ 3469 के लेवल पर मेंटेन है। अच्छे वॉल्यूम के साथ आज अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर निकला है। थोड़ा सा पोजिशनल अगर इसका नजरिया रखें तो मुझे लगता है 3550 तक के प्राइस टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। With the stop loss of 34.35 for intraday perspective, for the price target of 3520, 3550, one can look after Titan. ओके, टाइटन फिलहाल आपकी अभी की ट्रेड है, और अच्छी तेज़ी, रिजल्ट भी अच्छे थे, और ब्रोकरेज भी काफ़ी बुलिश 1.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। कमेंट्स हालांकि चर्चा भी कर रहे थे हम, स्टॉकर्स रिजल्ट आए ये भी ठीक ठाक अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल कमज़ोर बाजार में देखें आप तो यहाँ पे भी तेज़ी है 4% से ज़्यादा की। इस लेवल्स पर क्या करना चाहिए कविता जी? क्या हम चेज़ करें फिलहाल, या फिर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह? एज ए डिस्क्लेमर, ये कॉल आज हमने अपने हाउस पर शेयर किया है,
और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी भी हम काउंटर पर बने हुए हैं, ऑल्दो 3880 के हाईज काउंटर लेकर आया है। मुझे लगता है जिनकी पोजीशनिंग है वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। 3760 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में बने रहे। अपसाइड मोमेंटम लगता है 3920 3940 तक ये फर्दर मूव करता हुआ दिख सकता है। ओके, कमेंट्स पे 38-25 पे टेक के इस पीछे काम करते हैं धमाकेदार ऑप्शंस जो हैं वो अच्छे ऑप्शंस के ट्रेड्स उनको पिक करते हैं। मानस जायसवाल जी, रचना जी और कविता जी ये ट्रेड्स देंगे। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, मझगांव डॉक के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। मझगांव डॉक में कंसोलिडेशन हो रहा था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, फाइनली आज 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। तो मझगांव डॉक के 2600 वाले पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 67 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 44 रुपीज का लगाना है और टारगेट 105 रुपए के सेट करने हैं। ओके, मझगांव डॉक का पुट ऑप्शन आपको लेना है। रचना जी बताइए, आपने क्या पिक किया? जी, चोला फाइनेंस के पी को बाय करेंगे हम 1500 के पी को, और यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 50 पे, 58 पे ट्रेड कर रहा है, हमारा टारगेट होगा 70। ओके, चोला इन्वेस्ट यहाँ पर ये ट्रेड आती हुई धमाकेदार ऑप्शन के लिए। कविता जी आप बताइए, आप क्या पिक कर रही हैं? सो टाइटन के ही 3500 के कॉल को आप ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ 99 के लेवल पर है और द प्राइस मूव ऑफ 110 115 वन कैन अप्रोच टाइटन। 84 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो फिलहाल ये टाइटन ही का कॉल रचना माफ़ कीजिए कविता जी लेकर चल रही हैं। एक बार रखिएगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फिर से स्क्रीन पर जिस तरीके से बिकवाली यहाँ पर हावी होती हुई नज़र आई और कमेंट्री में ये सामने निकल कर आया अनुज जी, जिस तरीके से सेल्स ग्रोथ गाइडेंस घटाई है, कारण क्या रहे? यही एक बड़ा कारण जिस तरीके से ये टूटा है आज स्टॉक। नहीं देखिए श्रेया, पता है क्या इशू, अब एक बार जरा डिक्सन देखते हैं। हालांकि डिक्सन के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, केन्स टेक देखते हैं। अब ये सारे के सारे स्टॉक देखिए इसके चलते चलते डिक्सन भी गिर गया है ना। तो क्या होता है ना, मार्केट में एक एक करके ये जो फैंसी सेक्टर्स थे ना ये टूट रहे हैं। अब ये सेंटिमेंट ख़राब करते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, देखिए स्टॉक्स ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, कमेंट्री कभी ऐसी होती है कभी वैसी होती है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं या कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिन्हें मार्केट ने हक नहीं दिया हुआ है कि आप हल्का सा भी डिसअपॉइंटमेंट लेकर आए। क्यों नहीं हक दिया हुआ उनको? क्योंकि आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 5 साल का चार्ट देखिए एक बार। अगर आप फायर कर सकें एक बार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 5 साल का चार्ट फायर करिएगा, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। इस तरीके का स्टॉक है। जी हाँ, ये गलत नहीं है स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, मैं इसीलिए दिखाना चाह रहा था। 12,921%, मतलब समझ सकते हैं ना इसको। वीडियो देखिए 130 गुना हुआ ये स्टॉक पिछले 5 साल में। जब आप इस तरीके के रिटर्न्स देते हैं और जब आप इस तरीके की एक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, उसके बाद जगह नहीं होती। और ये अकेला नहीं है, मतलब हम तो खैर डिक्सन की बात करते हैं क्योंकि डिक्सन ने इतने रिटर्न्स दिए हैं। एक्चुअली डिक्सन से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स इसने दिए, मतलब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने। वो तो ये स्पेस, क्योंकि एक ऐसी स्पेस है जो न्यू इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। पीएलआई स्कीम बेसिकली, ये सारे के सारे स्टॉक्स पीएलआई के बेनिफिशरीज हैं। यहाँ पर जब नंबर्स आने ख़राब होते हैं और यहाँ पर जब कंपनियाँ गाइडेंस कट करती हैं तो ये मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब करती है। मैं ऐसा नहीं सिर्फ एक स्टॉक की बात करना चाहता हूँ इसके लिए, ये सिर्फ अपने आप में एक स्टॉक नहीं है, ये पूरी की पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। एक मार्केट में जो इस समय री रेटिंग हुई है कई स्टॉक्स की, कई सेक्टर्स की, उसको रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से देखिए 15% के करीब नीचे ये स्टॉक का। और अगेन ये सब चीज़ें ऐड ऑन करती हैं जब मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब हो रहा होता है। तो निफ्टी डे लो के करीब आ गया इस समय बात करते करते। हाँ बिल्कुल अनुज, फर्स्ट टाइम एवर, जैसे कि आपने कहा ना कि आप जब एक्सपेक्टेशन इतनी हाई सेट कर देते हैं फिर एरर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। फर्स्ट टाइम एवर पोस्ट अप्रैल 2024, इनफैक्ट मार्च 2024, आप 200 DMA के नीचे इतने बड़े फ्रैक्शन से, और अपने करियर में मेरे ख्याल से पहली बार पोस्ट मार्च 2024 ये क्लोज आएगा बहुत नज़दीक 100 DMA के। सिंस आज शुक्रवार है, वीकली चार्ट्स भी अगर आप देखें आज पूरे हो रहे हैं, तो वही इम्पैक्ट है मुझे। बहुत बड़ा प्राइस है मुझे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अब क्या करें फिर नेक्स्ट, यहाँ पर 4 का चौका ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं सीक्वेंस। सस्ता ऑप्शन माइनस से लेंगे, उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार के लिए
रचना जी चार्ट का चमत्कार के लिए प्रकाश गाबा सर और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। मानस जी आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। अनुज जी, बायोकॉन के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है 350 वाले। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम तो करीब 405 रुपए से बन रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। तो बायोकॉन का 350 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, बायोकॉन की यहाँ पर स्ट्राइक है 350 की पुट। रचना जी आप क्या पिक कर रही हैं? फिर सुपरस्टार जी, डिविस लैब के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एसएल लगा सकते हैं 6010 पे और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होना चाहिए 5900। ओके, डिविस लैब एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी की पिक। प्रकाश गाबा सर आप बताइए चमत्कार कहाँ हो सकता है, क्या पिक किया चार्ट के चमत्कार के लिए? शॉर्ट साइड शेयर और स्टॉक का नाम है HAL। यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है। फिर अपडेट करा है 4460, 40 रुपए का स्टॉप मतलब 4500 का। डाउनसाइड टू 4400 पॉसिबल। HAL शॉर्ट। HL शॉर्ट। चलिए अब राजेश अग्रवाल जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी क्या पिक किया आपने? अनुज जी, ऐसे बाजार में इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है, तो मुझे लगता है लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही जाना चाहिए। पिछले 2 तिमाही से नतीजे बहुत शानदार रहे, फिर वो चाहे APE हो चाहे VNB हो, दोनों के पायदान पे अगर देखेंगे तो पिछले 2 तिमाही से कंपनी ने लगातार बढ़त दिखाई है। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर इनका है। पहली तिमाही में जो कल ही आए नतीजे, उसमें अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में 5% की बढ़त, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB में 21% की बढ़त, AUM 6.5% बढ़ के 57 लाख करोड़ तक चला गया। और कंपनी ने लगातार ये कहा है कि नॉन पार प्रोडक्ट्स में जिस तरह की वो बढ़त बढ़ा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में VNB में और बढ़त होगी। डिजिटल एक्सपेंशन अपने बढ़ा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, और जो AUM है इनका और जो इनकी मार्केट की पकड़ है, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो 10.5-11 की फॉरवर्ड पी पे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि लंबी अवधि में ये स्टॉक 1200 तक जा सकता है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रही। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे LIC आपका यहाँ पर ट्रेड है। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने, एक एक करके रखिएगा चारों के चारों ट्रेड्स। और पहला ट्रेड आया सस्ता ऑप्शन, और ये जनाब बायोकॉन की 350 की पुट ये पिक करी मानस जायसवाल जी ने। उसके बाद लिखे आइए जरा प्लीज़ दिवीज लैब, ये रचना जी का ट्रेड था और शॉर्ट साइड पे इसने मेरे ख्याल से H2 इंडेक्स में वैलिड कर दिया है। मैं एक स्टॉक और रखूँगा कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे। प्रकाश गाबा सर ने आज का चार्ट का चमत्कार पिक किया HL शॉर्ट साइड पे, और सुबह कुछ देर से हम बात ही कर रहे हैं कि आज सब्सटेंशियल शॉर्ट है। और LIC अगर आप देखें राजेश जी का कॉल रहा। मैं एक स्टॉक और मार्क करना चाहूँगा, आप देखिए हेल्थ केयर स्पेस। राजेश जी एक हल्का सा टेक दीजिएगा, हेल्थ केयर पे बाजार का झुकाव अद्भुत है। लुक एट फोर्टिस ऑल टाइम हाई, लुक एट ग्लोबल हेल्थ 1437। राजेश अग्रवाल जी आपके पास यही 2 विकल्प हैं या आपके पास भी कुछ और विकल्प है? देखिए, अगर एकदम मार्केट लीडर पे जाना हो तो अपोलो अभी भी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है। 10,000 बेड के साथ मैं समझता हूँ मार्केट लीडर है। लेकिन जो दूसरा नाम आपने चुना ना ग्लोबल हेल्थ का, वो मैंने पहले भी कमाई का अड्डा में कई बार चार का चौका में दे चुका हूँ। अगर आप देखोगे तो नरेश तैरान की हॉस्पिटल नॉर्थ और ईस्ट में काम करती है। 5 हॉस्पिटल अभी हैं, 3062 बेड है, जो कि ये 5000 आने वाले दिनों में करने की बात कर रहे हैं। नए अस्पताल नोएडा, मुंबई, न्यू दिल्ली में 2, पीतमपुरा में और जीके में आ रहे हैं और गुवाहाटी में आ रहे हैं। तो इन सब चीजों के बीच में नंबर्स भी देखें तो कई तिमाहियों से अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। इस बार भी बॉटम लाइन में 15% की बढ़त। जिस तरीके से मेडिकल इंश्योरेंस को कह लीजिए या मेडिकल टूरिज्म को भी साथ में कह लीजिए बढ़ावा मिल रहा है, इस बार इनके इंटरनेशनल पेशेंट से भी करीब 38% की बढ़त आई है। मैं समझता हूँ इन लेवल्स पे भी आज शायद 52 वीक हाई पे है, यहाँ पे भी खरीदारी का मौका बनता है। मध्यम अवधि में स्टॉक आप 1580-1600 के टारगेट रख सकते हैं, बट लंबी अवधि में और भी बड़े टारगेट हो सकते हैं। तो यहाँ अभी भी हमारी खरीदारी की सलाह है।
ओके, तो हेल्थ केयर स्पेस अच्छा लग रहा है राजेश अग्रवाल जी को, और बात छिड़ी ही है ग्लोबल हेल्थ की, यानी कि मेदांता की, और आज शानदार रैली के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको 8.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स के साथ डे हाई पर ग्लोबल हेल्थ। और इनफैक्ट अगर आप इसका चार्ट भी देखें तो पिछले 6 महीने में भी शानदार रिटर्न्स दिए हैं इसने, 27% से ज़्यादा के रिटर्न पिछले 6 महीने में। और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे, प्रॉफिट 50% बढ़ा है, रेवेन्यू में भी 20% की हमें इजाफा देखने को मिला है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं आशीष से। आशीष, रिजल्ट की बदौलत ही इस काउंटर में इतनी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है कि वजह भी कुछ और है? बिल्कुल, रिजल्ट के बल पर है और नया 52 वीक का हाई बना है, लेकिन सिर्फ ऊपर के नंबर्स नहीं, अगर आप इनके इंटरनल्स देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। अब समझिए कि नंबर्स के लिहाज से एबिटा, रेवेन्यू और पैट क्वार्टरली आधार पर सबसे बेस्ट, ऑल टाइम बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिली है। जो एबिटा 186 करोड़ था वो बढ़कर 247 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स 22% से बढ़कर 24%, और मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें तो 127 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 160 करोड़, ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन ये ऊपर के नंबर्स है। अब इंटरनल्स देखिए कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंपनी का कितना स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिला। अब इनके जो मैच्योर हॉस्पिटल्स यानी जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं, जो कि रेवेन्यू में 66% का कंट्रीब्यूशन रखते हैं, यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले आपको ग्रोथ देखने को मिली है 11% की। जो डेवलपिंग नए हॉस्पिटल्स हैं, इनमें ग्रोथ और भी तगड़ी देखने को मिली, पिछले साल के मुकाबले 36% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। और जैसे हॉस्पिटैलिटी स्पेस में हम देखते हैं कि कुछ मैट्रिक्स निकल कर आती हैं, सिमिलर मैट्रिक्स हैं। अब देखिए, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ये है 4% ऊपर पिछले साल के मुकाबले 66,500 रुपीज़, ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ऑक्यूपेंसी है हॉस्पिटल्स की ओवरऑल, जो कि पिछले क्वार्टर में 59% थी, इस क्वार्टर में ये भी बढ़कर 63% के आसपास देखने को मिली। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ये पैरामीटर देते हैं, रेशियो देते हैं, जिसे कहते हैं एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, यानी एक पेशेंट आमतौर पर हॉस्पिटल में कितने दिन बिताता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले भी बिल्कुल आंकड़ा स्टेबल देखने को मिला है। प्रति जो पेशेंट है, मरीज है, 3 दिन हॉस्पिटल में स्पेंड करते हैं। और जो इनकी ओपीडी फार्मेसी रेवेन्यू जो है, इसमें पिछले साल के मुकाबले आपको 22% की बढ़िया बढ़त देखने को मिली। और ये सिर्फ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नहीं है, अगर आप इंटरनेशनल जो पेशेंट्स भारत विजिट करने आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, इस सेगमेंट में ग्रोथ आपको 34% की शानदार देखने को मिली है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लेकिन वैल्यूएशन एक बार बता देता हूं कि फॉरवर्ड FY27 EPS के लिहाज से ये स्टॉक अब 43 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। ओके, ग्लोबल हेल्थ डे हाई पर शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और नंबर्स अच्छे, इंटरनल्स की भी बात की, काफ़ी अच्छे नंबर्स फिलहाल देखने को मिले, और स्टॉक डे हाई पर स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। चलिए अब रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। अब सोमवार को वायदा में एस्ट्रल समेत 3 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, और एस्ट्रल के नतीजों पर बात करते हैं, ये कैसे रह सकते हैं। हमारे साथ कंचन जुड़ी हुई है। कंचन, बताइए एस्ट्रल के नतीजे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार? जी, अगर नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए फिनेंशियल टर्म्स में नंबर हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू, सेल्स और साथ में अगर बात करेंगे इस टाइम पे इबिटा की, 10% की ग्रोथ हमें तीनों ही सेक्टर्स में आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट जो मार्जिन्स हैं वो भी अपने स्टेबल साइड में इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो इनका एडहेसिव बिजनेस है वहाँ पे हमें रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। माना ये जा रहा है कि 22% की ग्रोथ सालाना आधार पर यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि कंप्लीट जो रेवेन्यू टॉप लाइन है कंपनी की, वहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, यानी कि 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें एडहेसिव से आता हुआ दिखाई देगा। पाइप बिजनेस वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये भी अपने स्टेबल साइड में बनी हुई है। साथ ही साथ अगर सैनिटरी वेयर की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें जो ग्रोथ है वो स्टेबल साइड में देखने को मिल सकती है। अब जो इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि CPVC प्लम्बिंग, इसका हमें हायर मिक्स देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट एडहेसिव जो है वो मार्जिन्स को भी सस्टेन करने में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हमें हेल्प करती हुई दिखाई देगी। मेजर फोकस आपको रखना होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरीके की आती है और कंपनी का केपेक्स को लेकर किस तरीके का प्लान है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स पॉजिटिव साइड में। ओके, ओवरऑल नंबर्स पॉजिटिव साइड में फिलहाल एस्ट्रल पर। एक बार चार्ट चेक लेना चाहूँगी राजेश सातपुते जी। नंबर से पहले एस्ट्रल का चार्ट देखें आप, आपको याद होगा कुछ सत्रों में अच्छे रिटर्न्स इसने दिखाए थे एस्ट्रल। अभी रिजल्ट से पहले क्या लग रहा है आपको? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर? हालांकि थोड़ा गिरावट 2.5% के करीब गिरकर कर रहा है कारोबार। जी श्रेया जी, देखिए एस्ट्रल में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका डेली चार्ट जहाँ पे वीकनेस दिखा रही है, लेकिन अगर आप इसका अर्ली चार्ट देखें तो लगता है कि यहाँ पे एक 1375 से लेके 1400 तक एक ही बड़ा टिक आया है।
तो इसका मतलब है यहाँ पे एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आना जरूरी है। चार्ट वीक है, इसलिए जो बायस है थोड़ा सा वीक साइड का ही झुकेगा। तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनानी है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 1400 के ऊपर रखना पड़ेगा। और 1375 का लेवल यानी दिन का जो लो है वो लेवल टूटने के बाद यहाँ पे बिकवाली होगी प्रोबेबली 1350 से लेकर 1325 तक। तो सेल करना है तो फिर प्रोबेबली अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 1400 का होगा। काउंटर वीक है, लेकिन एक आप कैसे थोड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन टेक्निकल चार्ट पे आया है। काउंटर वीक है और ट्रिकी सिचुएशंस लेवल्स बता दे गए हैं एस्ट्रल के। अब देखिए जुबिलेंट फूड की भी बात कर लेते हैं। जुबिलेंट फूड ने मुंबई में पॉपाइज फूड के 3 स्टोर खोले हैं और कंपनी फाइनेंशियल 26 के अंत तक आप देखें देश में इस ब्रांड के 100 और स्टोर तक पहुंचने का टारगेट लेकर चल रही है। और इसी पर हमारे सहयोगी मंगलम ने कंपनी के एमडी और सीईओ समीर खेत्रपाल से बातचीत की, आप भी सुनिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स के समीर खेत्रपाल। समीर जी, 1000 करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य कब तक है? 3 से 4 साल हमने बोला है, तो वो हमारा इंटैक्ट रहता है हमेशा कि हमें 3 से 4 साल का प्लान हम बनाते हैं। ये डोमिनोज से कितना ज़्यादा बेहतर करता है पर स्टोर? अगर आप बहुत ज़्यादा करता है, तो डोमिनोज मैं बोलूँगा वो कंपैरिजन बहुत फेयर नहीं है, क्योंकि एक पॉपॉइज के स्टोर में करीब 4 या 5 डोमिनोज होंगे, पर जितने भी ऐसे ब्रांड हैं, चाहे वो चिकन के हैं, वो बर्गर के हैं, तो जो इनकी डेली सेल्स है वो पॉपॉइज की काफ़ी कंपेरेबल है। मार्जिन्स के हिसाब से तो मार्जिन्स अभी हम ग्रॉस मार्जिन पे सबसे डोमिनोज के मुकाबले तो मार्जिन कम है, इनफैक्ट मार्जिन नेगेटिव है। हमने पहले बताया हुआ है कि ये धीरे धीरे इसके मार्जिन बढ़ेंगे, पर ये चिकन बहुत बड़ी कैटेगरी है और इंडिया में जो नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है वो सिर्फ चिकन या थोड़ा फिश खाती है। तो मैं शाकाहारी हूँ, तो मैं तो उसमें तो आपके लिए अभी मेरी पहली जॉब नासिक में थी, मैं आज ही टीम को बता रहा था, तो मैं कांदा यहाँ बड़ा पसंद है, तो हमारे अनियन रिंग्स, जैकेटेड फ्राइज़ और हमने वेजिटेरियन बर्गर्स लॉन्च करे हैं मुंबई के लिए। तो यहाँ पे वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। तो पॉपाइज एक तरफ हो गया, अगर आप डोमिनोज देखें तो आपने कहा था कि 11.5% के आसपास लाइक फॉर लाइक ग्रोथ पिछले क्वार्टर में आई है। इस साल में आप डोमिनोज के रेवेन्यू को, मार्जिन को देखें तो किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है ये डबल डिजिट ग्रोथ बरकरार रहेगी लाइक फॉर लाइक और ओवरऑल रेवेन्यू स्टोर एडिशन में? तो हमने 60 स्टोर खोले हैं, करीब 11% से ऊपर हमारा लाइक फॉर लाइक ग्रोथ रहा है। तो ये सब बहुत, मैं बोलूँगा, एक सूझी समझी स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट इनोवेशन, पहले हम करीब 1 साल में एक प्रोडक्ट, 4 तिमाही में हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, अब हम एक तिमाही में एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो हमारी जो पेस ऑफ इनोवेशन है वो 4 गुना बढ़ गई है। प्लस जब कंज्यूमर्स इन्फ्लेशन से थोड़े हिचक रहे थे बाहर आने के लिए, तो हमने फ्री डिलीवरी करी। हमारी खुद की ऐप जो डोमिनोज की ऐप है, करीब 15 मिलियन मंथली एक्टिव कस्टमर्स उसमें आते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो मुझे पूरी आशा है कि हम अगर अच्छा एग्जीक्यूट करेंगे, कंज्यूमर्स के लिए इनोवेशन करेंगे और सर्विस हमारी अच्छी होगी, 30 से हम 20 मिनट की डिलीवरी पे जाएंगे, तो हमारी ग्रोथ बरकरार रहेगी। तो 14 से 15% रेवेन्यू ग्रोथ, 10% फुटप्रिंट ग्रोथ और 5-7% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। हमारा ये मॉडल है, 5 से 7% सेम स्टोर ग्रोथ आनी चाहिए, 10% हमारा ग्रोथ स्टोर एक्सपेंशन से होना चाहिए। अब हम करीब 500 सिटीज़ में हैं। और मार्जिन्स भी लगता है कि हम, जिससे हमने बोला था अपने इन्वेस्टर डे में भी, और कि 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन हमें ग्रो करना चाहिए 2 से 3 साल में, हम बिल्कुल इंटैक्ट हैं। और कोई एक्विजिशन हम नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी हमारे पास बहुत काम है करने को, भी पॉपॉइज एक्सपेंड करना है, तो भी मन लगा के काम करना है। धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, तो पूरी बातचीत जुबिलेंट की मैनेजमेंट से। इनफैक्ट स्टोर्स खोलने पर काफ़ी फोकस कर रही है कंपनी, लेकिन चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड, ये थोड़ा डिस्कशन करना चाहती हूँ। मानस जी, आप देखिए चार्ट, जुबिलेंट फूड का 625 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, डेज लो के आसपास ही है, और 1.5% की गिरावट, एक महीने में भी 10% गिरा है, और इस साल में अब तक भी देखें तो 15.5% से ज़्यादा की गिरावट। कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? कमज़ोर है या फिर थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है? देखिए, कमजोर है। अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, शायद 580 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी इस गिरावट पे, खरीदारी केवल और केवल 660 रुपए 660 के ऊपर ही करेंगे।
चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद नवीन कुलकर्णी जुड़ेंगे हमारे साथ, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO। ओके चलिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन जी गुड आफ्टरनून। ये मार्केट में अब क्या करें, क्योंकि बहुत क्लियरली एक बहुत टायरिंग मार्केट है, ये काफ़ी टफ मार्केट, आपका व्यू क्या होगा? सही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप। ये मार्केट तो काफी टफ है। सी ब्रॉडली देखेंगे तो जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मार्केट में आता है वो ये है कि ग्रोथ के चैलेंजेस दिखे हैं। ग्रोथ स्केर्स होते जा रहा है। हालांकि इम्पोर्टेंट चीज ये हुआ है कि जो करेक्शन आया है अभी उसके वजह से वैल्यू काफी एमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में जो करेक्शन आया है वो काफी सीरियस करेक्शन आया हुआ है, जिसकी वजह से वैल्यू मुझे लग रहा है कि वहां पे एमर्ज हो रहा है। तो यहाँ से आगे मुझे लग रहा है कि जाके Q2 के नतीजे जो होंगे वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगे Q1 के नतीजों के कंपैरिजन में, लेकिन मुझे लग रहा है कि Q3 ऑनवर्ड्स पिकअप अच्छा खासा रहेगा या पिकअप हो जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे जो वैल्यू दिख रही है वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में दिख रही है, और वहां पे जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर क्वालिटी स्टॉक्स में अगर हम निवेश करेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी अट्रैक्टिव है और रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके वाकई अनुज ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, टफ है। टफ भी है, रफ भी है। नवीन जी आप देखिए ना, जहाँ जहाँ अर्निंग्स के शॉक लगे स्टॉक्स कोलैप्स भी हुए हैं। इसी रफ पैच को देखते हुए मतलब आप अप्रोच क्या रखें, कहाँ से मतलब आपको लगता है कि मान लीजिए मैं अपने पोर्टफोलियो पे ही काम करता हूँ, किस किस सेक्टर पे आप थोड़ा सा आप यहाँ से इस अर्निंग सीजन के बाद अंडरवेट होना चाहेंगे, थोड़ा सा जहाँ पे आप तक का आपका कन्विक्शन था बट नंबर्स आपको इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम अंडरवेट होने की कैटेगरी पे बात करें वो कौन सी होगी जहाँ पे आप नेगेटिवली सरप्राइज हुए? जैसे कि अगर मैं ओवरऑल अर्निंग सीजन की बात करें तो जहाँ तक BFSI सेक्टर का सवाल है वहां पे मुझे अर्निंग्स में वो क्वालिटी नहीं दिखाई दी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। स्पेशली अगर मैं NBFC स्पेस में अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स बेटर रहेगा। इसके अलावा वहाँ पे मुझे टू सम एक्सटेंट ये भी लगा है कि जो आगे जाके जो स्ट्रेस है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम हो सकता है उतना कम ना हो। तीसरी चीज ऑफ कोर्स विद रिगार्ड्स टू जो इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है उसके जो बेनिफिट्स है वो पूरी तरह से मटेरियलाइज हो सकते हैं नहीं हो सकते, उसके बारे में थोड़ी सी आशंका है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि BFSI में मैं अगर NBFC स्पेस पे थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, दैट इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि जो ऑटो का जो स्पेस है और वहां पे जो रेयर अर्थ मेटल्स की जो शॉर्टेज के चैलेंजेस दिख रहे हैं, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़े इश्यूज आ सकते हैं आगे जाके, जिसके वजह से ग्रोथ पिकअप होने की संभावना कम हो सकती है। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे पॉकेट्स में जैसे कैपिटल गुड्स सेक्टर में, वहां पे थोड़े से चैलेंजेस दिखे हैं। बट ओवरऑल यही लग रहा है कि जो चैलेंजेस अभी आए हैं ये मुझे लग रहा है कि 1 से 2 क्वार्टर रह सकते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट आने की संभावना काफी ज्यादा है। नवीन जी EMS स्पेस में क्या करें? आज एक मैसिव एक्सीडेंट हुआ PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इंटरडे में तो 20% तक नीचे था, अभी थोड़ी रिकवरी है लेकिन अभी भी 15% नीचे है ये स्टॉक, 18.5% नीचे। अब इस स्पेस पर क्या व्यू होगा आपका? जहाँ तक ये स्पेस का सवाल है, स्पेस में चैलेंज का इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि हम क्वार्टरली अर्निंग्स और क्वार्टरली नंबर्स पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली चीजें थोड़ी सी टफ दिखाई देंगी। जहाँ तक जैसे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ने ऑफ कोर्स गाइडेंस काटा हुआ है, तो ओवरऑल अब ब्रॉडली आप देखेंगे जो भी हाई ग्रोथ स्पेसेस थे वहां पे ऑब्वियसली बेस इफेक्ट भी आ रहा है, एंड उसके अलावा मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो ऑन दैट हाई बेस थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा है कि ये सब स्पेसेस में चैलेंज ज्यादा करके वैल्यूएशन का है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई रहे, तो इस हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशन कंप्रेशन
होना एक लॉजिकल ये है। इसके अलावा आई वुड स्टिल से कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन सही वैल्यू पे मुझे लग रहा है कि ये स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये स्पेस मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। नवीन जी, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी बॉटम फिशिंग या फिर एडिशन किया था आईटी में, वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे हैंडल करें, या फिर इस होल्डिंग्स पे करें क्या आईटी को लेकर? अभी तो टैरिफ वॉर है, और अब आपको रोज़ बरोज़ इंस्टाग्राम की रील्स में यूएस से जो लोग रील बना के भेज रहे हैं कि जनाब एक प्रोडक्ट जो पहले $10 का था वो अब करीब करीब $12-14 में मिल रहा है। अल्टीमेटली तो इन्फ्लेशन प्रेशर ही आएगा ना वहाँ पे। तो ऐसे एनवायरनमेंट में अब यहाँ से करीब 2, 3, 4, 5 क्वार्टर का मतलब एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर के लिए आपका व्यू क्या होगा आईटी पर? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, हमारा व्यू 1-2 साल से सिमिलर रहा है कि ये जो सेक्टर है, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कंपनियों को हम छोड़ दें, तो जहाँ पे ग्रोथ रेट इंटरेस्टिंग और हाई रहा है। ओवरऑल सेक्टर एक लो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में फंसा हुआ है। ये उस ट्रैजेक्टरी से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ कंपनीज काफ़ी हाई है, जो डिविडेंड अच्छा देती है, कभी बायबैक करती है, बहुत सारी चीज़ें करने की वजह से कैश फ्लो जनरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से वहाँ पे ट्रेडिंग अच्छा खासा हो जाता है। एक लोअर लेवल पे मतलब लोग एक्यूमुलेट कर लेते हैं क्योंकि कंपनीज की क्वालिटी काफ़ी हाई है, लेकिन ऊपर के लेवल पे लोग बेच भी देते हैं क्योंकि चैलेंजेस वही है कि ये स्टॉक्स री-रेट नहीं हो पा रहे हैं, एंड ओवरऑल वैल्यूएशन सेक्टर का बहुत ज़्यादा चीप नहीं है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ कि ये सेक्टर में अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो ऑब्वियसली बाय ऑन डिप करके आप ट्रेड कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये सेक्टर थोड़ा-सा लो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में फँसा हुआ है। वो जब तक मैक्रो सिचुएशन के ऊपर क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ये सेक्टर एक लो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी से निकल के थोड़े से बेटर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में जल्दी आ पाएगा। तो उस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है कि टाइम है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा-सा कॉशियस ही रहूँगा ऑन आईटी सेक्टर। लेकिन सेलेक्ट स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब स्पेसेस में वहाँ पे हमेशा एक्शन रहेगा, और उस हिसाब से स्टॉक पिकिंग के हिसाब से 1-2 एरियाज़ हैं जो आईटी सेक्टर में अच्छे रह सकते हैं। बट ओवरऑल जो सेक्टर है, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा चैलेंजिंग ही रहेगा। ओके, नवीन जी वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। तो आईटी स्पेस को लेकर आप तो कॉशियस हैं, लेकिन इस मूड माहौल में भी देखें आप, मार्केट पूरा दबाव में, एक स्पेस जो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कुछ और स्पेस के अलावा, वो है हेल्थ केयर स्पेस। और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं शो में, फोर्टिस हेल्थ केयर देख लीजिए आप, ग्लोबल हेल्थ की अभी हमने बात की, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे, तो स्ट्रीट ने भी रिवॉर्ड किया है। अब वजह क्या है इस स्पेस के चलने की? क्या ये ट्रम्प प्रूफ सेक्टर लग रहा है आपको? यही एक कारण है जो थोड़े डिफेंसिव बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, और आगे कैसे ग्रोथ देख रहे हैं आप स्पेस में? जहाँ तक हेल्थ केयर सवाल है, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है ऑब्वियसली। इसमें जो है ग्रोथ रेट काफी सेक्युलर है, इसमें बहुत सारे टेलमेंट्स है, राइट? ये एक ऐसा सेक्टर है जो 20% कैगर पे ग्रो कर सकता है फॉर द नेक्स्ट डेकेड। वो स्पेस की कैपेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स है उसमें, जहाँ पे जैसे कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, क्रिटिकल केयर का अवेयरनेस बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है, राइट? सो उस हिसाब से ऑब्वियसली ये जो स्पेस है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में काफी अच्छा रहेगा। एंड मार्केट में भी ये चैलेंजेस है कि मतलब जहाँ पे ग्रोथ नहीं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो ग्रोथ की स्केर्सिटी बहुत हाई है। तो उस हिसाब से जो भी सेक्टर है जहाँ पे लग सकता है कि लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी ग्रोथ की स्ट्रांग रहेगी, वहां पे एलोकेशन बढ़ता रहेगा। तो उस हिसाब से हेल्थ केयर एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी मानते हैं, जहाँ पे मतलब ऑफकोर्स नतीजे भी ठीक आते हैं, कंपनीज भी अच्छी हैं, क्वालिटी हुआ है वहाँ पे मैनेजमेंट की, तो उस हिसाब से वहाँ पे एलोकेशन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, और ये काफी की एलोकेशन सेक्टर बना हुआ है फॉर लॉट ऑफ फंड्स। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और मेरे ख्याल से जितने पर्याप्त प्रश्न थे हमारे पास आप सभी पूछे हमने। मार्केट भी थोड़ा टफ ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक काम करते हैं, रणनीति पे आते हैं। नवीन जी को भी जाने की इतनी जल्दी थी कि पूछिए मत, और वो भी वीकेंड के बारे में सोच रहे थे मेरे ख्याल से। अनुज, रणनीति क्या रखे? हम डीलों पे क्लोज हो रहे हैं 24,388, और अगर खुदा न खास्ता वॉल स्ट्रीट पे थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो शायद हम सोमवार को इस दौर के सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी में खुले। हम वहाँ जा रहे हैं, 24,100 पर हम जा रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ। इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल वो एक्सपायरी की वजह से बच गए। अब आपने वीकेंड की बात करी ली, तो मैं थोड़ा सा आज की जो स्ट्रैटेजी है ना, उस पर मैं थोड़ा सा कविता बिठाने की कोशिश करी है, पता नहीं फिट बैठेगी या नहीं। कि देखिए, वीकेंड पर कहीं घूम कर आइए,
और कुछ दिन के लिए निफ्टी को भूल जाइए। ठीक है, वीकेंड पर कहीं घूम कर आइए, कुछ दिन के लिए निफ्टी को भूल जाइए। अगर डॉक्टर ने नहीं कहा तो ट्रेडिंग मत करिए और सोमवार को नई रणनीति के लिए तैयार रहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। और हाँ, मैं वीकेंड पे एक बुक पढ़ूंगा, कोई ना कोई एक बुक पढ़ूंगा, ताकि थोड़ा सा एक मेंटली अपने आप को रिफ्रेश कर सकूं। बाकी आप बताइए, आप क्या करेंगे वीकेंड पे? मैं रेस्ट करूंगा अनुज, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और मतलब बहुत सारी चीज़ नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसने थका दिया मुझे। चीज़ें हाँ, तो रेस्ट करूंगा या कोई अच्छी सी सीरीज़ देख लूँगा। बाकी सीरीज़ कौन सी देखनी है वो राजेश जी बता देंगे थोड़ी देर में। हाँ, बाकी श्रेया ही बता देंगे। श्रेया भी काफ़ी कोरियन ड्रामा देखती रहती हैं, तो श्रेया को पता ही होगा कुछ ना कुछ तो। मैं तो वेंसडे देखूंगी सर, सीजन 2 आ गया उसका, काफ़ी देर से इंतजार था। वेंसडे एक काइंड ऑफ, आपने हैरी पॉटर देखी होगी तो उसी का थोड़ा मिला जुला, अलग ने देखी है, मैंने नहीं देखी। हाँ, अलग दुनिया के लोग हैं और कैसे वहाँ पे मुसीबतों का सामना करते हैं। इंटरेस्टिंग है काफ़ी। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो वो देखिए वीकेंड पे। मार्केट मतलब हॉरर फिल्म देखनी है तो मार्केट देख रहे हैं आप, उससे और ज़्यादा हॉरर क्या होगा इस समय। चलिए BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। चलिए रचना जी, क्योंकि शॉर्ट करने में आप माहिर हैं, सबसे पहले आपके पास आते हैं। नहीं, मार्केट बना दिया, शॉर्ट करने में माहिर और कोई बात नहीं है, 1 साल हो गया ऐसे करते करते। एंड एंजल वन ने हमारा इंट्राडे का टारगेट 1-2 पॉइंट से रख गया 2550। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसको कैरी करना चाहिए। वैसे ही मार्केट रही तो एंजल वन जैसे स्टॉक्स अफेक्ट होने चाहिए। एंड अभी 2555 पे है, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, 15 पॉइंट का एसएल लगाएंगे 2570 पे। डाउन साइड पे वही हमारा मल्टी डे का जो टारगेट था 2500 एंड इवन 2480 का लगा सकते हैं सेकंड टारगेट। ओके, एंजल वन आपका सेल कॉल है। मानस आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, टीटागढ़ के फ्यूचर में बिकवाली करके जाएंगे। फ्रेश ब्रेकडाउन है चार्ट्स पे, तो यहाँ पर आई थिंक बिकवाली बढ़ सकती है। टीटागढ़ के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, 826 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 765 रुपए 765 के टारगेट सेट करेंगे। टीटागढ़ यहाँ पे बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से। राजेश सातपुते जी, आप बताइए, आप क्या पिक करेंगे? बहुत डिफिकल्ट है इसको, तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रा कुछ करके जाए ऐसा लग रहा है कि, तो आईटी को मैं लेके जाऊंगा। मुझे टेक महिंद्रा HCL टेक्नोलॉजीज कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे डाउनसाइड तो नहीं खुल रही है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। सो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा 1485 चल रहा है, तो इसे लेके जाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1470 का, छोटा ही स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो टारगेट दिख रहा है वो है करीबन 1510 1520 का। टेक महिंद्रा इज ए कॉन्ट्रा बाय। ओके, कविता जी बताइए आपकी ट्रेड। तो अनुज जी शॉर्ट लेकर जाएंगे ओबेरॉय रियल्टी पर। स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1585 1590 का एक जोन है जहां रेजिस्टेंस बनता है। जब तक इसके नीचे है तब तक प्रेशर काउंटर में बना रह सकता है। डाउनसाइड मूव 1545 1530 के लेवल्स की तरफ ही बढ़ सकता है। प्रकाश सर, हाँ, आप क्या कैरी कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, आपको चैलेंज मिला है अशोक अनुज से, आपको और श्रेया को दोनों को कविता है। बिल्कुल, अभी थर्ड आ गए। अभी इनसे भी पूछेंगे आज की कविता क्या है। अनुज, आपने अभी डिसाइड तो किया आपने किताब पढ़ेंगे आप। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, मेरी किताब पढ़िए। क्या सर, मैं आपकी किताब ही पढ़ने वाला था एक्चुअली। आपने जो किताब गिफ्ट की थी मैं वही पढ़ने वाला था। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और मुझे उसमें काफी गलतियां हैं, प्लीज करेक्ट करके मुझे बता दीजिएगा। आई विल करेक्ट इट इन द प्रिंटिंग सेशन। अभी तो ये प्राइवेट कर सकते हैं। थैंक यू। स्टॉक का नाम है एल्केम। ये वीकनेस है, इसमें क्लियर कट वीकनेस है। ट्रेड कर रहा है 4769, स्टॉप लगाएंगे 4800 का। मेरे ख्याल से डाउनसाइड ओपन है। कल परसों मंडे को गैप डाउन खुलता है, उस समय कवर कर लीजिए फर्स्ट, उसके बाद सोचेंगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर वीकनेस है। हो सकता है 4700, हो सकता है 4600 भी पॉसिबल है वीकनेस एल्केम में। ओके, एल्केम में वीकनेस। चलिए काम करते हैं, फटाफट से एक बार बैन का अपडेट देते हैं, उसके बाद मार्केट बेट पे आएंगे और फिर वीकेंड की बात करेंगे और ट्रिगर्स की बात करेंगे। RBL बैंक बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। इंटरेस्टिंग है, 104% पोजीशन यहाँ पर हो चुकी है। वीरू, आज बेट कैसे रही? अनुज, आजकल क्या हो रहा है ना कि जो आप कहिए वो हो जा रहा है। अभी हम बात करते हैं ना, कल का लो टूटने के लिए टूट गया 24,338 टूट गया, कल का लो भी टूट गया। और मैं इसलिए कहता कि आपने पूछा ना ब्रेथ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ कैसी आपको मालूम चलेगा।
जोड़ घटा के कुल मिला के लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग मात्र 18 हैं और शॉर्ट 163 और 40 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगली स्लाइड में आते हैं, देखते हैं लॉन्ग, वो दुर्लभ लॉन्ग कौन से? दुर्लभ क्या है? जो बहुत कम होते हैं संख्या में, उसे बोलते हैं दुर्लभ। कमेंस, IEX, मैक्स फाइनेंशियल, BPCL, HPCL, OMCs आज सुबह से स्ट्रॉन्ग मूव पकड़े हुए थे। और अगली स्लाइड में आएगा शॉर्ट कवर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग, टाइटन, ट्रेंट और बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में। अगली स्लाइड में आएगा आपका शॉर्ट। यहाँ पे देखिए PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, आज का अर्निंग डिजास्टर, कल्याण ज्वेलर्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम, कोफोर्ज, बायोकॉन ट्रेंडिंग नहीं जनाब। यहाँ पे कुछ कोफोर्ज ने कल टूनिडिमा से स्ट्रॉन्ग पुल बैक किया था, आज कोलैप्स हुआ। केन्स, एंजल वन, नाइका, IRB, नोवामा हेल्थ। बहुत मुश्किल है इन लेवल्स को पढ़ना, इस प्राइस को पढ़ना। एक काम करते हैं अनुज, चलते हैं राजेश जी के पास, उन्हीं से बात कर लेते हैं ना वीकेंड पे क्या क्या है। चलिए वो कर लेते हैं। इससे पहले काम करते हैं ना, उनके पास भी चलते हैं, एक बार कंचन के पास चलते हैं पहले और जान लेते हैं कि ट्रिगर्स क्या क्या हैं, पहले वो निपटा देते हैं, उसके बाद चलेंगे राजेश जी, क्योंकि वो लंबी कॉन्वर्सेशन होगी। तो कंचन के पास चलते हैं अगले हफ्ते के इवेंट्स के लिए। कंचन बताइए। जी, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट सारे ही जो नंबर्स हैं Q1 के वो हमें कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट क्वार्टर का नतीजे पूरे हो जाएंगे। 12 अगस्त के साथ शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट का डेटा जो है वो हमें आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ US की बात करी जाए तो उस लिहाज से कोर इन्फ्लेशन का डेटा और CPI का डेटा भी हमें 12 अगस्त को ही आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा रिजल्ट्स के लिहाज से 12 अगस्त देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंडाल्को, ग्रेन्यूल्स, अपोलो हॉस्पिटल, NHPC, गुजरात स्टेट, ONGC, जायडस, ऑयल इंडिया जैसे कुछ बड़ी कंपनीज के नंबर्स हैं जो इस दिन हमें दस्तक देते हुए दिखाई देंगे। मूविंग फॉरवर्ड 13 अगस्त की तरफ सीधा बढ़ा जाए, चाइना का यहाँ पे व्हीकल सेल्स का डेटा आएगा, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए इकोनॉमिकली। और रिजल्ट अर्निंग के लिहाज से अगर हम बात करें, संवर्धना मदरसन का नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं, दीपक नाइट्राइट, BPCL, मुथूट फाइनेंस, मैक्स हेल्थ, USL, जुबिलेंट फूड और IRCTC अपने Q1 के नंबर्स प्रेजेंट करेंगे। 14 अगस्त की बात करी जाए तो इंडिया का WPI का डेटा यहाँ पे आएगा और साथ में US का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा हमें 14 अगस्त को ही आता हुआ दिखाई देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिजल्ट के लिहाज से ठंडा दिन है। एस्ट्राजेनेका नंबर आएगा इसका, IOCL, अशोक लेलैंड और ग्लेनमार्क फार्मा के नंबर्स ही आएंगे। 15 अगस्त को तो इकोनॉमिकली यहाँ पे हमें इंडिया के बैंक की लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, फॉरेक्स रिजर्व का डेटा देखने को मिलेगा, चाइना का प्रोडक्शन का डेटा और साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है चाइना का वो भी हमें 15 अगस्त को आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन नंबर से यहाँ पे हमें छुट्टी मिल जाएगी। चलिए 15 अगस्त को ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे भी है और लॉन्ग वीकेंड भी आने वाला है फाइनली। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी बताइए क्या देखें वीकेंड पे? अनुज जी, अभी मैं सुन रहा था आप कविता कर रहे थे वीरू जी के तर्ज पे। अच्छा मैं क्लियर कर दूं, मैंने कविता मतलब मैंने जब वो स्ट्रैटेजी भेजी तो वो मैंने कविता के फॉर्म में भेजी नहीं थी। हमारी डेस्क बहुत शानदार है, उन्होंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको कविता के रूप में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हाँ वो मतलब शब्द मेरे थे लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसको कन्वर्ट थोड़ा सा कर दिया, तो पूरा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता राजेश जी। हाँ। फिर भी जो भी आपके शब्द थे उसमें यह था कि वीकेंड पे कहीं घूम के आते हैं और फिर आपने कहा कोई किताब पढ़ते हैं। हालात ऐसे हैं कि इस बार थिएटर में चर्चा करने लायक कुछ भी नहीं है, तो आपको या तो घूम के आना पड़ेगा या किताब पढ़ना पड़ेगा। किताब के लिए मैं, जिससे गावा सर ने अपनी किताब रिकमेंड करी, वैसे मैं बताऊं एक OTP करके एक किताब आई है जो कि बहुत अच्छी है, अगर समय मिले तो उस पर जरूर गौर कीजिएगा। थिएटर की अगर बात करते हैं तो एक पिक्चर उदयपुर फाइल्स आई है विजय राज की, एक अंदाज 2 आई है जो कि अंदाज अक्षय कुमार वाली थी, उसका सिक्वल है, और तीसरी घिचपिच है और चौथा जोरा है। अब ये चारों ऐसी मूवीज हैं जो कि बहुत जगह तो रिलीज ही नहीं हुई, रिलीज भी हुई है तो एक आध शो कोई नॉन प्राइम टाइम पे मिला है, तो इससे ही लग रहा है कि इनके हालात कैसे हैं। OTT पे आए तो जिस तरीके से अभी श्रेया बोल रही थी कि वो वेडनेसडे का सीजन 2 देखेंगी, मैं समझता हूँ वाकई में एक बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि मैंने सीजन 1 देखा था, हॉरर मिस्ट्री है, सुपरनैचुरल रहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार सिर्फ 4 एपिसोड आ रहे हैं, बाकी के 4 एपिसोड के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जो मेरे लिए थोड़ा सा असंभव काम है, मेरे से इंतजार नहीं होता, तो जब वो पूरा आएगा तभी देखूंगा। इसके अलावा 2 हिंदी रिलीजेज हैं, एक सलाहकार है जिसमें एक स्पाई स्टोरी है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही है। 1978 में एक स्पाई था जिसके बाद 2025 में अचानक वो उसके पुराने
कुछ दिक्कतें हैं जो सामने आके खड़ी हो जाती हैं, वो है इसमें नवीन कुस्तूरिया, मुकेश ऋषि और मौनी रॉय हैं। इसके अलावा एक कॉमेडी सीरीज है बिंदिया के बाहुबली। इसमें आपको सौरभ शुक्ला और रणवीर शौरी की कॉमेडी मूवी है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में देखो ना, जो कि आप लगातार देखते हो, तो पिकअप करके एक एडी मर्फी की बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है, जहाँ की एक ट्रक ड्राइवर है और एक बहुत बड़ी हीस्ट में फंस जाता है, वो दिखा रहा है। दूसरे स्टोलन करके हैं, जहाँ डायमंड हीस्ट के बारे में है। और दो रीजनल को डब की हुई सीरीजें हैं। एक महासभा करके है, जो आंध्र प्रदेश में 1990 में जिस तरह के हालात थे वो दिखाए जा रहे हैं। और दूसरे अराबिया कवाली करके है, जहाँ आंध्रा के कुछ मछुआरे अनइंटेंशनली इंटरनेशनल वाटर्स में फंस जाते हैं, वहां से उन्हें किस तरीका से लाया जाता है। तो यही कुछ एक ऑप्शंस हैं। अदरवाइज राखी मनाइए, घर पे रहिए। वैसे आपने कहा राजेश अग्रवाल जी कि आपसे इंतज़ार नहीं होता, इसलिए आप बाद में देखेंगे। मुझसे भी इंतज़ार नहीं होता, इसलिए मैं पहले देख रही हूँ और मैं फिर इंतज़ार कर लूँगी वो 4 एपिसोड्स का। लेकिन सच में सीज़न 1 काफ़ी धमाकेदार थी और सीज़न 2 की शुरुआत कर दी। मैंने कल ही पहला एपिसोड देखा और अच्छा लग रहा है इस बार भी। आपने देखी वीरेंद्र जी वेडनेसडे? मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखता ये सब। लिटरली होता। तो ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ क्यों बोल रहे हैं? देखा, हाँ, +1 राजेश जी। इस बार तो दिमाग इतना थका हुआ है ना। शाह और अनुपम खेर की फिल्म याद आ जाती थी मुझे, तो वो वेडनेसडे से। हाँ, मुझे भी वेडनेसडे से वही याद आ रही थी। हाँ, मुझे भी वेडनेसडे से वही याद आ रही थी। चलिए ठीक है। ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ साहित्य तो बताइएगा जरा राजेश जी। अभी है ही नहीं, क्या करें बेचारे, ये भी। अच्छा, एक बार अब जरा थोड़ा सा वापस मार्केट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा सीरियस बिजनेस पे आते हैं वापस एक बार। पीजी इलेक्ट्रोप्लस अब 22% नीचे हो गया है। उनकी कॉन कॉल चल रही है और कॉन कॉल में वो कह रहे हैं कि इन्वेंट्री बिल्डअप बहुत बड़ा इशू है और मार्जिन प्रोफाइल अंडर प्रेशर रहेगी, प्राइसिंग प्रेशर में रहेगी और ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स अब प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया है। राजेश अग्रवाल जी, एक बार ज़रा रिविजिट करें इसे। अब 22% नीचे हो गया, मतलब ये ओवर रिएक्शन है मार्केट का या फिर और गिर सकता है स्टॉक? देखिए, मार्केट है, कमेंट्री खराब आ रही है, रेवेन्यू कट किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये ओवर रिएक्शन है। शुरुआत के अपने शो की आज के ही शुरुआत के समय मैंने कहा था ये स्टॉक 600 तक जा सकता है। अब ये 600 को भी टूट के नीचे जा रहा है। किसी को अगर थोड़ी रिस्क एपेटाइट अच्छी हो तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। एक टेक्निकल बाउंस बैक भी आ सकता है। अदरवाइज आप डिलीवरी भी लेते हो तो मैं समझता हूँ कि डाउनसाइड रिस्क अब यहाँ से बहुत कम बचता है। तो यहाँ पे 578 570 के लेवल्स जहाँ आ रहे हैं, तो एक हल्की खरीदारी की सलाह बिल्कुल। चलिए, मैं ज़रा निफ्टी पे आप वापस आते हैं। वीरू, जैसा आपने कहा, मतलब शायद मुझे नहीं कहना चाहिए थी ये बात, कहते ही वो लग गया। वो कल का लो ब्रेक हुआ और 24,337, मतलब मैं तो सोच रहा था कि शायद मंडे को ब्रेक होगा, लेकिन मार्केट ने पहले ही ब्रेक कर दिया। और अब 200 डे मूविंग एवरेज क्लियरली अब यहाँ पर दिक्कतें कई हैं मार्केट की। असल में देखिए, दिक्कतें मार्केट की एक नहीं है। मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे वीकेंड पे, कोई भरोसा नहीं। और ऐसे में शायद कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लेके जाना चाहेगा वीरू, किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसे मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेके जाने की। दूसरा, जिस तरीके का अर्निंग्स और कमेंट्री ऐसी कंपनियों से आ रही है जहाँ पर जगह नहीं है गिरने की, जैसे कि हमने बात की पीजी इलेक्ट्रोप्लास की, वो। और बाकी तो खैर FIIs का भी आज देखिएगा, मुझे लग रहा है कि वीरू आई थिंक 7% रहा होगा अब तक का सबसे लोवेस्ट लॉन्ग एक्सपोजर FIIs का। आई थिंक हम जिस तरीके से मार्केट 7 हाँ 7, और मेरे ख्याल से हम जा रहे हैं उस तरफ जिस तरीके आज भी एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई होगी FIIs की। और कल देखिए क्या कल कैसे सक इन किया टुवर्ड्स द एंड। बहुत लोगों को लगा कि ये तो पैनिक बॉटम है, हार्ड बॉटम है, और ऐसा कोई एक दिन लगा मार्केट को वो उस थ्योरी को नेगेट करने में। तो ये बेसिकली हुआ क्या, आज जो आप कल जो लोअर लेवल से आपने जो रैली दिखाई थी प्योरली एक्सपायरी लेड, मार्केट ने उसको पूरा का पूरा आज धराशायी किया है, पूरा का पूरा बेसिकली। हमने जो वो लॉट साइज आधे हो गए थे ना, यानी आप मोटे तौर पे मान के चलिए 180 शॉर्ट हो गए होंगे आज मेरे ख्याल से FIIs, यानी प्रीवियस लॉट के हिसाब से 360। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, है ना, वाह बिल्कुल। आई मीन वर्स्ट फेज FIIs प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर आप देखें तो हमारे पास इस वक्त वर्स्ट फेज है। मैं एक दो स्टॉक्स और देता हूँ आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे आज काफ़ी पैनिक था। स्क्रीन पे देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने तो जो कहा जनाब वो तो डिजास्टर्स था। मैं अनुज को सुन रहा था वर्डिंग्स अभी, और एक ऐसे स्पेस में जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बना हो
वेल्थ क्रिएट हुई, ये एग्जिट है, सीरियस एग्जिट है आपकी स्क्रीन पे। बाकी कल्याण, बायोकॉन, कोफोर्ज में कंप्लीट कोलैप्स था। कोफोर्ज का 1690 के नीचे जो क्लोज आया पोस्ट मई 2025, इट्स अ क्लोज बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर आप देखिए आज वो कंपनियां भी जिनकी अर्निंग्स बेहद शानदार थी, लुक एट केन्स, ये 58 से 16 पे, ये भी बैकफुट पे आती हुई। अब हो क्या रहा है ना कि जहां प्रॉफिट्स थे अच्छे खासे, वो भी बाजार जो है वो अनुच लग रहा है कि कैश में कन्वर्ट करने के फिराक में है। केन्स इस बार की अच्छे अर्निंग्स, अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री, बातचीत की थी हमने इसी कार्यक्रम में, बट प्रॉफिट टेकिंग नहीं, प्रॉफिट टेकिंग है, प्लस अगेन वो पीजी के चक्कर में पूरा सेक्टर को धो दिया ना, तो वो मतलब ये सारा का सारा जो है इस समय इम्पैक्ट आ गया। चलिए मार्केट का पंचनामा, आज श्रेया के साथ एक मेहमान रहेंगे। और श्रेया बताइए आज सवाल क्या है? सवाल तो काफ़ी, क्योंकि पेन सबके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, तो बहुत ही कंसर्निंग साउंड कर रहे सभी हमारे दर्शक। बजाज फाइनेंस पे पूछ रहे हैं, हालांकि व्यू मांगा है उन्होंने और कह रहे हैं कि लॉस में है वो। एलो के आसपास ये भी काउंटर क्लोज होने की तैयारी है बजाज 877 के लेवल पर। अब यहाँ से क्या व्यू? देखिए बजाज फाइनेंस पर मेरा हमेशा से एक व्यू रहा है, हर साल ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका 52 वीक हाई दिखाइएगा, हर साल ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक 25 से 30% की करेक्शन देता है। और हर बार उस समय यही सुनने में आता है कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, अब स्टॉक गिर रहा है, अब ग्रोथ खत्म हो गई है, या फिर मैनेजमेंट चेंजेस, अब नहीं ये आगे बढ़ पाएगा। और हर बार इसमें फिर आपको लगता है कि काश मैंने उस करेक्शन में ले लिया होता। आई थिंक 20% तो गिर चुका है अभी अपने हाई से, 52 वीक हाई से, मेरे ख्याल से, और 5 से 10% मैक्सिमम, वो भी अगर उतना गिरा तो भी। और फिर वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा आपके लिए बजाज फाइनेंस, बिल्कुल विदाउट अ डाउट। तो वहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए, 100%, गिरावट आई तो ठीक है। दूसरा सवाल टाइटन पे, और लगातार हम डिस्कशन भी कर रहे थे, आपने उस पर पॉजिटिव व्यू भी लिया था, 1.5% ऊपर आज के सत्र में, और नंबर्स भी अच्छे थे, और इनफैक्ट ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी पढ़ रही थी, काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे थे। अब यहाँ से टाइटन में क्या किया जाए? जो प्रॉफिट में है वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को? देखिए कहते हैं ना सोना है सदा के लिए, ये टाइटन मतलब उस तरीके का स्टॉक है। मार्केट में बहुत कम स्टॉक होते हैं, जैसे वॉरेन बफे कहते हैं ना उनका फेवरेट होल्डिंग पीरियड क्या है, लाइफ टाइम। बहुत कम स्टॉक होते हैं जिन्हें आप लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हाँ, आपको जब ज़रूरत हो अपना हार्ड एसेट बनाने के लिए, तब आपको प्रॉफिट बुक करना हो, तब अलग बात है, वरना टाइटन मेरे ख्याल से इसी तरीके का स्टॉक है। चलिए बाकी के सवाल 3:35 पर CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़िएगा, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के। मार्केट काफ़ी ख़राब, इनफैक्ट मैं 1-2 चीज़ें देख रहा था, वीकली चेंजेस देखिए आप, आज के इस मूव की वजह से फिर थोड़ा सा मार्केट लगातार छठे हफ्ते रेड में बंद होने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप करीब 1.2%। ऐसा नहीं कि मार्केट कोलैप्स हुआ है, अगेन मामला सारा का सारा ये है कि बीच बीच में मंडे जैसे अच्छा दिन भी था, कल भी टुवर्ड्स द एंड अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन ओवरऑल 1% का मूव भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ख़राब है, लेकिन टेक्सचर ही ऐसा है मार्केट। चलिए वॉल पे चलते हैं और ज़रा आज की मार्केट की क्लोज को समझते हैं। निफ्टी करीब 250 पॉइंट नीचे था, 1%। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए आप, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी तीनों 1.01% नीचे। बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि तीनों इंडेक्स जो मेन इंडेक्स हैं आपके, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, तीनों एकदम सेम अमाउंट से, मतलब 1% पॉइंट भी फ़र्क नहीं है, तीनों 1.01% के करीब नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ था बेसिकली मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.7% नीचे था, और स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो करीब नहीं, कुछ दिक्कत है यहाँ पर, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। स्मॉल कैप करीब 0.2% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन भी ख़राब था, 855 बढ़ने वाले शेयर थे और करीब 1900 गिरने वाले शेयर थे। अब देखिए ये है सेक्टोरल ब्रेथ। इंडिया वेक्स 4% ऊपर था, ये ऑब्वियसली सेक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप अदरवाइज देखें, कैपिटल मार्केट 0.2%, डिफेंस 2.5%, ऑटो 1.5%, कैपिटल गुड्स 0.2%, आईटी 1%, रियल एस्टेट 2.25%, फार्मा 1.5%, मेटल्स 0.2%, फाइनेंशियल्स 1%, एफएमसीजी करीब 2.5%। रिफ्रेश करिए, थोड़ा सा रेट्स अटक गए हैं यहाँ पर। उसके अलावा जी हाँ, ये देखिए सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स, चलिए रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं, तो निफ्टी के हिट मैप पर आ जाते हैं अब जरा, और यहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स आए। निफ्टी करीब 247 पॉइंट नीचे था। सबसे नीचे आज इंडसइंड बैंक था, करीब 3.5% नीचे। फिर भारतीय एयरटेल, ये भी 3.5% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेज, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ग्रासिम,
कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडाल्को, नेस्ले, रिलायंस में काफ़ी सेलिंग आई, करीब 2% नीचे था। एक्सिस बैंक, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, JSW स्टील, SBI लाइफ, HDFC बैंक, टाटा स्टील, अपोलो हॉस्पिटल्स, इन्फोसिस, काफ़ी स्टॉक्स थे जहां पर आज गिरावट थी। तेज़ी वाले स्टॉक्स बहुत कम थे, NTPC, और नंबर्स के बाद टाइटन चला करीब 1.5%। थोड़ी सी बाइंग इंश्योरेंस स्टॉक्स में, HDFC लाइफ, थोड़ी सी फार्मा स्टॉक्स में, ITC, ट्रेंट, ये 1-2 स्टॉक्स थे जो आज चले। लेकिन क्लोज काफ़ी ख़राब मार्केट की। एक बार एडजस्टेड क्लोज दिखाइएगा ज़रा कहाँ पर होगी, क्योंकि 24,356 पर मेरे ख्याल से 24,350 से 24,400 के बीच में एडजस्टेड क्लोज आएगी वीरू, करीब 24,363 पर। लेकिन जो भी है, ख़राब क्लोज मार्केट के लिए। बिल्कुल है, रोज खराब है लेकिन इंपॉर्टेंट क्लोज है, क्योंकि अब ये 2 दिन तक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 2 दिन तक कोई वायलेट नहीं होगा, नहीं सोमवार तक। हाँ बिल्कुल, 2 दिन ये नहीं वायलेट होगा। हाँ बिल्कुल आश्वस्त रहिए। कल 9:15 पे न परसों 9:15 पे अब ये वायलेट नहीं होगा। सोमवार की सुबह देखते हैं 9:15 पे क्या होगा। ये पूरा का पूरा पैनल आपसे मुलाकात करेगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में सोमवार की सुबह। और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछेगा मार्केट का पंचनामा में श्रेया के साथ, और कोई भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कॉल हो आपकी। और आज अरुण मंत्री होंगे श्रेया के साथ। सोमवार की सुबह होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस वीकेंड।